और आदमी ये नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसे तनाजे में उलझा रहे जिसके नतीजे में हासिल हसूल बहुत ज्यादा ना हो और हम्म। आम लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए। तो मेरा ख्याल है हिजबुल्ला ने जंगबंदी कबूल करके लेबनान के अवाम के साथ दोस्ती और उनकी खबरगिरी का मुजाहरा किया। जो इंपॉर्टेंट बात है आपके इस मौजू के हवाले से वो ये कि बहुत हद तक मुमकिन था कि इसराइल मौजूदा ईरानी यलगार के सामने कमजोर पड़ जाता, क्योंकि इसराइल के साथ 6 मुख्तलिफ फ्रंट्स पर मजामत का महवर जंग लड़ रहा था। एक अच्छा। फ्रंट हमास और इस्लामिक जिहाद, मगरबी किनारा और गजा, एक दो, लबनान तीन, यमन चार, इराक पांच और खुद ईरान 6। इसराइल ये कह रहा था कि हम एक साल से, अब ये आप पर है कि आप कौन सी ऐनक लगाकर इस तनाजे को देख रहे हैं। अगर आप इस तनाजे को शाम की ऐनक लगाकर देखते हैं और आपको लगता है कि शाम की अवाम मजलूम है, ताल्लुकात कायम किए। शाम अरब ममालिक में वो वाहिद मुल्क था जो इसराइल के साथ एक्टिव तनाजे में था और जो बरह रास्त ये कहा करता था कि हम मजामत में फलस्तीनियों के साथ, हम लबनानियों के साथ हैं। अगरचे जो कुछ शाम में हुआ है उसके बाद हमने हमास की तरफ से मुबारकबाद सुन ली, जो उन्होंने मुबारकबाद उनको दी शाम की अपोजिशन को, और हमने यहाँ बाखबर लोगों से जो मामलात को फिरका बनाना एनक से देखते हैं ये सुना कि ईरान ने क्या पाया हिजबुल्ला तबाह करवा के, और हिजबुल्ला ने क्या पाया हसन नसरुल्लाह को मरवा के फलस्तीन के सुन्नियों से, जिन्होंने शाम की हुकूमत के खात्मे पर फिरका वाराना बुनियादों पर शाम की अपोजिशन को मुबारकबाद दी है। ऐसे लोग जो सियासी तनाज़ात को फिरकावारियत की ऐनक से देखते हैं वो दरअसल उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं जो ये चाहते हैं कि मुस्लिम मुआशरों का अमन खराब हो। ये रिपोर्ट्स आई हैं मुसद्दिका कि गोलान की पहाड़ियों पर शाम की अपोजिशन जंगजू जो अलकायदा और दाइश हैं उनको इसराइली अफवाज ने रेस्क्यू किया, उनको इसराइल के अंदर ले जाकर तिब्बी इमदाद फराहम की, उनको सपोर्ट किया, उनकी खैर खैरियत बनाई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो वो कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिलचस्प दिलचस्प बात है ना? हाँ, बहुत हाँ, दिलचस्प है तो। ये दिलचस्प बात है। ये बहुत दिलचस्प बात है इसलिए, ये बहुत दिलचस्प बात इसलिए है कि उर्दुगान के तुर्की ने शाम का तनाजा, अब ईरान उसमें कोई खिलाड़ी के तौर पर मौजूद नहीं है और जमीन पर ऐसा कोई गिरोह नहीं है। खित्ते में अमरीकी चुतराहट के मुकाबले में वाहिद अरब मुल्क है यार। अच्छा अच्छा, सही सही सही। अच्छा, वैसे यहाँ पर ये जो सुकूत हुआ और ये सारे मुजाहिदीन या जो अपोजिशन इत्तेहाद का यहाँ पर गलबा हो गया, तो इसमें सऊदी अरब को भी बहुत खुशी हुई होगी अंदरूनी तौर पर। नहीं। क्यों? अब यमन में जो हौसी है, उनका कोई इस पूरे कजिए में आगे क्या कोई अमल दखल रहेगा, कोई मुअस्सिर उनकी ताकत होगी, वो कोई परेशानियां क्रिएट कर कभी सकता है, या इंसानी हकूक उनका? के नुमाइंदे इतने ताकतवर होंगे कि वो इन शाही रियासतों के गिरबानों को पकड़े तो यमनियों का खून आले सऊद के ऊपर से धब्बा मिटाया नहीं जा सकता। फिर ये पिछले एक मुल्तमिस हूँ, साल से दरखास्त करूंगा कि हम, यानी मैंने इस तरह पूरा फिंगर पे हाथ रख के उंगलियों पे चीजें आपकी मौजूद है और जो आपका मुतालिया और जो गहराई से आपने चीजें, तो मेरी ख्वाहिश ये कि हम मुस्तकबिल में कुछ अरसे बाद इन सब पे भी हम आपके साथ कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। यमन का, ये सूडान का आप बता रहे हैं, ये पूरे यानी अभी तक हमने फलस्तीन, इसराइल और फिर अभी शाम पे हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ इस पूरे दूसरों पर भी बात करते हैं और इसे बहुत अच्छा एक मेरे हमारे सुनने वालों को बहुत मालूमात से वो बहरियाब, और बशार हमें, और इस पूरे पे कोई तबसरा नहीं किया। भाई, इस वक्त ईरान को कोई तबसरा नहीं करना चाहिए और ईरान को आंखें बंद करके बस एक चीज पर फोकस करना चाहिए, एटम बम कैसे बनाया जाए। आप यकीन जानिए सारी ईरानी रियासत इस वक्त एटम बम बना रही है। ईरान के लिए मजामत का महवर एक साल ईरान को चाहिए कि किसी तरीके से अपने आप को बचाए और एटमी हथियार बनाए। इसराइल क्या करेगा? इसराइल अगले एक साल में ट्रंप के जरिए ईरान को अमेरिका के खिलाफ जंग में धकेलेगा पूरी कोशिश करके। खुदा ना करे नेतन्याहू इस ख्वाब में कामयाब हो। अब तक नेतन्याहू अपने तमाम लोग मिल के अजाइम में, ईरान को वो इतने आसानी से ये करने देंगे? इन सब लोगों ने 1979 इसराइल के खिलाफ सबसे बड़ी आवाजें अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से उठती हैं और ट्रंप ने आने के बाद ये भी कहा है कि हम यूनिवर्सिटियों में सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट्स को और अलूम इंसानियात के डिपार्टमेंट्स की जो है ना वो इमदाद उसको बंद करेंगे, क्योंकि ये सारे अच्छा दहशतगर्दों के और अमेरिकी रियासत के मुखालिफ हैं। अमेरिका के अच्छा, बड़े प्रोफेसर इसराइल के मुखालिफ हैं और ऐसा ही। हम जो इसराइल से मुखालफत करते हैं और उसके सलाम, लिए असूली आदाब, मौकफ अपनाते हैं हमें। नमस्ते, सत श्री अकाल, शोलोम। उम्मीद है आप सब अहबाब बखैर व आफियत होंगे। आज मेरे साथ एक मरतबा फिर बिन अवी उमूर के माहिर मोहतरम जनाब प्रोफेसर शोजब अस्करी साहिब मौजूद हैं। जब शाम सुकूत दिमिश्क के बाद हमने शोजब साहिब से इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू की थी, और जाहिर सी बात है जितना उनका मुतालिया और इन चीज़ों पे उनकी गहरी नज़र है और जितना उन्होंने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है और फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से हमारी वो गुफ्तगू अगरचे कुछ कदरे तवील गुफ्तगू थी, लेकिन इहाता नहीं हो सका था बहुत सी चीज़ों का। और फिर अब इतने दिन गुजर गए,
तो अब इसलिए मैंने सोचा कि कुछ सवालात जो उस मौजू में आना चाहिए था गुज़श्ता वाले गुफ्तगू में, उस तरह की कुछ चीज़ें, और बाकी अभी जब से ये हुआ है और अभी तक के लम्हे मौजूद तक क्या कुछ हुआ और आगे मुमकिना क्या नक्शा है। यानी अब इसमें ऐसे नहीं कि हमारे प्रोफेसर शोजब साहब कोई पेशगोई करने वाले कोई शख्स है या कोई नजूमी है या कोई वो इधर मुस्तकबिल की खबर है, लेकिन एक तज्जिया इंसान का होता है माजी को देखकर, हाल को देखकर, वहां पर जो लोग सरगर्म अमल है उनके अफकार और नजरियात और अभी तक उनके आने वाले बयानात की रोशनी में हम एक खाका बना सकते हैं कि यूं हो सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है उसका बिल्कुल उलट हो, और हो सकता है भी यही नहीं वही हो। तो इसलिए तो अभी हम अपने शोजा साहब से हम जो बुनियादी हमने टॉपिक रखा है वो है अमेरिका, इसराइल और तुर्की बमकाबिला मुजाहिमत का महवर। तो इस मौजू बुनियादी ये है, टॉपिक हमारा थीम ये, और फिर इससे मुतालिका कुछ हम बात करेंगे। तो शोजा साहब, मैं गुज़श्ता प्रोग्राम में आपसे एक सवाल करना भूल गया था। आपने कुछ चीजें बता भी दी थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा तफसील से बताएं कि इस पूरे कजिए में, अब जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोगों ने बातें की और सबने, किसी ने नेतन्याहू की तस्वीरें लगा के दाढ़ी और टोपी, और किसी ने कुछ, और कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका और इसराइल वगैरह ने मिलकर और तुर्की ने इस पूरे को सुकूत किया है, और वहां पर इन दहशतगर्दों को, मुजाहिदीन को, अपोजिशन को, आप जो भी नाम दे, इनको लाकर वहां पर मुसल्लत किया। तो आप थोड़ा सा इनका किरदार थोड़ा सा बताएं। बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके देखने वालों का खास तौर पे बहुत शुक्रिया कि उन्होंने, इतनी बड़ी तादाद में लोग, हमारी इतनी लंबी बकवास लोगों ने दिलचस्पी से देखी सुनी। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ आऊं, जिसका जवाब जाहिर है कि शायद हम इसी सवाल का जवाब देते रहेंगे और हमारा आज का जो है वो मुकालमा खत्म हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि आपके देखने वाले दोस्तों ने, जिन लोगों ने ये कहा है कि शौज़ब अस्करी को मोहल्ले का नहीं पता या किसी चीज का नहीं पता, हाँ। अब इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। तो उनकी राय का एहतराम है। एक साहब ने कहा है कि शौज़ब अस्करी ने ये नहीं बताया कि अमेरिका ने दाइश या दहशतगर्दों को कैसे सपोर्ट किया वगैरह। मेरा ख्याल है उन्होंने शायद बताएं। पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी। मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि इराक में एक कैंप अमरीकी अफवाज की क़यादत में था, जहां शाम और इराक से लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया। उस कैंप का नाम कैंप बूका था। उस कैंप बूका में अबू बकर अल बगदादी भी थे। उसी कैंप बूका में मोहम्मद अल जुलानी भी थे। ये सारे लोग वहां रहे 4-5 साल। और इस दौरान इन लोगों की नजरियाती तरबियत हुई और एक नजरिया जो दाइश का नजरिया है वो कायम हुआ। और जब दाइश बनी थी तो ये शाम में जो साहब अभी है तहरीर शाम के सरबराह मोहम्मद अल जुलानी है, ये उस वक्त उसका हिस्सा थे। बाद में इन्होंने जब खतुन नुसरा बनाया, इन्होंने अलकायदा के साथ अपने आप को जोड़ा और अलकायदा की वो बैत और हिमायत का ऐलान किया। बाद अज़ां ये उससे तौबा ताइब हुए और इन्होंने कहा कि हमारी तहरीक का जो मरकज है और उसकी जो हदूद है वो शाम तक है। तो यूं करके इनका एक फिक्री इर्तिका है और एक तंजीमी इर्तिका है। तो अ, मोहम्मद जुलानी जो है, जितना मैंने मीडिया में या यूट्यूब पर या अल जजीरा पर उनके बारे में, यही मेरे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं बता देता हूँ। मैं बीबीसी पढ़ता हूँ, मैं वॉइस ऑफ अमेरिका पढ़ता हूँ, मैं DW उर्दू पढ़ता हूँ, मैं अल जजीरा बाकायदगी से देखता हूँ और उनके प्रोग्राम सुनता हूँ। मैं मिडल ईस्ट आई एक चैनल है उसको दिलचस्पी से देखता हूँ। फिर प्रोफेसर जॉन जे मेयर शेमर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, उनके लेक्चर्स होते हैं या उनके इंटरव्यूज होते हैं, मैं उनको देखता हूँ। और एक अनसेंसर्ड के नाम से आता है पेरिस मोर्गन का शो, उसमें मेहदी हसन भी आते हैं और डॉक्टर नॉर्मन फ्रैंकनस्टाइन आते हैं, जो शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। खुद वो यहूदी हैं और उनके वालदेन 1943-44 में जो जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ था उसके मुतासरीन हैं। लेकिन वो इसराइल के बहुत बड़े मुखालिफ हैं, इस कदर के मतलब शायद ही कोई हो। तो वो इल्मी हवाले से, क्योंकि उनका सारा काम फलस्तीन पर है और वो बरमला कहते हैं कि मैं फलस्तीन की ये जो कॉलोनियल तारीख है इसराइल की, उसको तरतीब दे रहा हूं आने वाली नस्लों के लिए, कि जब कभी कोई पढ़ना चाहे तो कम से कम उसके पास किताब है। अच्छा। फिर एक इसराइली अखबार है हारिट्स, मैं उसे पढ़ता हूँ। खास तौर पर वहां लिखते हैं गिडोन लिवी, मैं उन्हें शौक से पढ़ता हूँ। वो इसराइली रियासत के बड़े नाकिद हैं।
उनके बारे में अल जजीरा पर एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी होगी शायद, जिसका नाम था गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन्स, जिसमें उन्होंने ये इसराइली अफवाज ने जो जुल्म ज्यादतियां की हैं उनकी 4 या 5 कहानियां जो हैं वो उन्होंने रिकॉर्ड की हैं और उनको हार्ट्स पर भी लिखा है और उस डॉक्यूमेंट्री में भी बयान किया है। तो ये सारे मेरे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी आदमी चाहे तो वो उन्हें देख सकता है, काउंटर चेक कर सकता है। और ठीक। चूंकि आपका ये, अपना जो डिग्री है ना वो आपके आईआर में है ना, इंटरनेशनल और मैंने रिलेशन में, मास्टर्स किया हुआ बिल्कुल। है इंटरनेशनल आप, रिलेशंस हाँ में बिल्कुल, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, तो मेरा ये सब्जेक्ट है। बिल्कुल, मैं इसे शौक से पढ़ता हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैंने ये सीखा है रॉबर्ट फिस्क से। रॉबर्ट फिस्क जो इंडिपेंडेंट के नुमाइंदा थे, 40 साल तक बैरूत में रहे। उनकी दो शनाख्तें हैं, एक ये कि वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं डबलिन यूनिवर्सिटी आयरलैंड में, और आयरलैंड खास तौर पर इंपॉर्टेंट है इस तनाज़े को के दौरान, क्योंकि आयरलैंड ने कल अपने सिफारती तल्लुकात मुनक़ते किए हैं इसराइल के साथ, और कहा है कि अच्छा। इसराइल इसराइल के खिलाफ आईसीसी में जो जनूबी अफ्रीका का केस है उसको सपोर्ट करते हैं यूरोपियन मुल्क। तो आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट फिस्क पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। इसके अलावा वो इंडिपेंडेंट अखबार के नुमाइंदे खसूसी थे बैरूत में। और वो जो नीचे मोटी सी किताब पड़ी है, नजर वो आ रही उनका, है। हाँ ये उनकी किताब है मशरिक वस्ता से मुतल्लिक। तो मैं मशरिक वस्ता के तनाज़े की मुख्तलिफ जहतें और उनकी गहराइयां समझनी हो तो रॉबर्ट फिस्क के इंटरव्यूज तलाश करके सुनता हूँ, उनके लेक्चर सुनता हूँ और उनके तहरीरें पढ़ता हूँ। वो अगरचे फौत हो गए हैं, लेकिन शाम के तनाज़े पर, फ़लस्तीन के तनाज़े पर, लबनान के तनाज़े पर, ईरान के तनाज़े पर, इराक के मामले पर उनका बड़ा काम है। और शायद सबसे ज्यादा काम अगर किसी एक मगरबी सहाफी ने किया है मशरिक वस्ता पर, तो वो रॉबर्ट फिस्क है। तो दोस्तों, सही। ये है मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ना मेरे पास कोई खुफिया खबरें हैं और ना मेरे कोई किसी खुफिया तंजीम तक कोई रसाई है कि मैं कोई गैब की खबरें लेकर आता हूं, ऐसा कुछ। नहीं, नहीं, बिल्कुल। देखे, आपकी हाँ, गुज़श्ता गुफ्तगू पे काफी दोस्तों ने आपको बहुत सराहा है। आपके लिए तहसीन के बहुत से कलिमात कहे दोस्तों ने, और ये उनकी उनका मेहरबानी है। और वो दूसरा है। ये, हाँ मैं कह रहा था कि मैं रॉबर्ट फिस्क को पढ़ता हूं और मैंने रॉबर्ट फिस्क से ये सीखा है कि किसी ने कहा ना कि सहाफी को मारूजी हालात में बात बयान करनी चाहिए, और मारूजियत का तकाजा ये है कि दोनों फरीकों को बराबर जो है वो हम्म, मौका दिया जाए। तो उन्होंने कहा, यही सवाल जब उनसे हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि गजा में जो इसराइल जुल्म सितम कर रहा है, मैं इसकी रिपोर्ट करने के लिए फिर क्या इसराइली अफवाज से पूछूंगा कि भाई 1 घंटे का इंटरव्यू है, आधा घंटा इसराइली अफवाज ये जस्टिफाई करे कि वो ये जुल्म क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, अगर ऐसा मामला होगा तो मैं गजा के मुतासरीन का साथी हूँ। और हर सहाफी का ये अखलाकी फर्ज है कि वो तनाज़े की रिपोर्टिंग करते हुए जालिम की बजाय मजलूम का साथ दे। हाँ, यही लेकिन वो उसमें कहते जालिम को हैं। मौक़िफ़ तो आप देंगे ना, हाँ, कि जुल्म जालिम का क्यों कर रहा है। मौकफ का मैं हामी नहीं हूं। नहीं, हम ही नहीं, उसका मौक़िफ़ तो हाँ, हम पेश करेंगे। उस पर तनकीद भी करेंगे। जालिमों का मौकफ उतना ही होना चाहिए जितना उनका मौकफ है। वो अपने हाँ, मौकफ को जस्टिफाई करें और जस्टिफिकेशन की बुनियाद पर हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम बिल्कुल। करें। हाँ, ये नहीं। वो जालिम और मजलूम एक पलड़े में बराबर नहीं हो सकते। ठीक। नहीं, और तो ये इस ना मामले में सिर्फ, हम तो आपको करीब से जानते भी है, और आपकी अभी तक जो गुफ्तगू उसमें आप बिल्कुल मसलक, मजहब, अकीदा, इज्म से उठ कर बात करते हैं। हम्म, यानी ये बहुत यानी कमी है हमारे यहाँ ना, यही होना चाहिए। खैर। इंसान दोस्ती जो है वो बस। मेरा ख्याल है, मेरा जो भी अकीदा है उस हम्म, अकीदे का पहला जो है वो क्या कहते हैं मरहला, वो इंसान दोस्ती है। और दुनिया के तमाम अकायद मेरा ख्याल है इंसान दोस्ती का दर्स देते हैं। हम्म। तो ये हो गई सारी गुफ्तगू। हाँ, एक साहब ने क्या लिखा कि ये ये जो दूसरा आपने सब, जिनका बताया ना, ये SOM, और हाँ इन्होंने लिखा है कि मोटे लाल जैकेट वाले को अलवी का पता नहीं है। तो मैंने अपने उस दोस्त की शिकायत दूर करने के लिए आज व्हाइट बल्टी चोगा पहन के बैठा हूँ। मैंने कहा भाई, थोड़ी सर्दी भी हो गई है, और ये देखे जरा इसके ऊपर जो है ना वो भी हुआ पड़ा है। तो खैर, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको ये नहीं पता कि कितना कमाकल जाहिल है। चले। अब हम अपनी अलवी बात की का तरफ आते हैं। एक अलवी का शिया से कुछ वास्ता नहीं। बस मैं छोटी सी वजाहत अपनी। देखे, हम जब शिया बोलते हैं ना, तो शिया
इस्ना अशरी की हम बात नहीं करते। शिया से मुराद हर वो गिरोह है जो अहले सुन्नत के मुकाबले पर मौला अली की हकदारी पर बात करे, ठीक है, कि वही हकदार थे और खुदा की तरफ से थे। अब उसमें कुछ लोग उनकी उलूहियत पे भी चले गए, तो बात मसालिक पे बात करते हैं हम उनको शिया कैटेगरी में रखते हैं। अब जैसे इस्ना आशरी शियाओं के नजदीक इस्माइलियों को भी बहुत ज्यादा वो है, आखानियों को भी ये मुसलमान नहीं समझते, और जैदियों से भी इनके शदीद, लेकिन वो शिया है। अब शियाओं के अपने फिरकों में शदीद इख्तलाफ है, तो हमारा तालिब इल्माना ख्याल ये था, तो हमने इसको इस तरह से बयान किया। खैर, अब आगे एक और साहब ने भी इस पे कोई बात की थी, कि वलायत फकीह का इनकार पे किसने तकफीर की है। ये एक शख्स ने आपसे सवाल किया, आपने गुज़श्ता गुफ्तगू में एक बात करते हुए आपने ये कही थी। प्रोफेसर डॉक्टर जॉन एंड्रियो मोरो, अमेरिकन ठीक। कैनेडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हम्म। शिया हैं, नेटिव अमेरिकन है, गोरे नहीं है, एंग्लो सैक्सन यानी अंग्रेज नहीं है, मकामी अमरीकियाई मकामी बाशिंदे हैं, शिया मुसलमान हैं और उनका बहुत गहरा ताल्लुक इराक की मरजइयत से है। उन्हें गूगल कीजिए तो आपको उनका एक मजमून मिलेगा जिसमें उन्होंने 6 दिन आयतुल्ला साले अल हकीम के साथ गुजारे। आयतुल्ला साले अल हकीम मरहूम मगफूर सईदुल हकीम साहब के चचाजाद भाई, सही। अल हकीम खानदान से। अल हकीम खानदान में सबसे बड़े मर्जा अभी जो हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ है वो सैयद सईदुल हकीम है। उनकी एहदा पर सैयद साले अल हकीम ने अल कलमा सेंटर बराए कोऑपरेशन एंड डायलॉग कायम किया हुआ है नजफ अशरफ में। और उनकी इस इदारे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी जो है उस फाउंडेशन की सपोर्ट है। तो जब आप सही। प्रोफेसर डॉक्टर जॉन एंड्रियो मोरो के 6 दिन की रुदात पढ़ेंगे जो उन्होंने इराक की जियारत के दौरान लिखी, और 6 दिन वो आयतुल्लाह सालेह अल हकीम के साथ रहे, उस इंटरव्यू में आप पढ़ेंगे कि वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि यहाँ अमेरिका और कनाडा में ऐसे बहुत सारे शिया दोस्त हैं जो ऐसे लोगों की तकफीर करते हैं जो विलायत फकीह को नहीं मानते। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिनके नजदीक अहले तशय्यो का सिर्फ और सिर्फ मतलब विलायत फकीह के कायल हैं। वो आयतुल्लाह सालेह अल हकीम जवाब में ये कहते हैं, हाँ हमें इल्म है कि ऐसे लोग विलायत फकीह के मुनकरीन की तकफीर करते हैं क्योंकि ऐसे लोगों ने अहले तशय्यो का तारुफ सिर्फ और सिर्फ ईरान से लिया होता है। और वो जब ईरान आते हैं जियारात के लिए या अहले तशी कालिया करने के लिए, तो हम वक्त ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो खुद विलायत फकीह के। अगर ऐसे लोगों जो अमेरिका से आते हैं ईरान में कुछ अरसे के लिए रहना पड़े, तब उन पर वाजे होगा कि ईरानी रियासत दरअसल है। बल्कि फेसबुक पर आप जाएं तो पब्लिकली मैंने उनका वो अंग्रेजी का इंटरव्यू उर्दू में तर्जमा किया, और वो बड़ा जी। लंबा सा है, वो मेरी फेसबुक पर आप चले जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इन्हीं आयतुल्लाह सालेह अल हकीम का एक इंटरव्यू एक फ्रांसीसी अखबार है द लॉ क्रॉस उसने किया, और वो अंग्रेजी में है, उसका भी तर्जमा मैंने किया। तो ये दोनों मजामीन ऊपर तले आपको मेरी फेसबुक पर मिल जाएंगे, और शायद शमसुद्दीन भाई आपने शेयर भी किए हुए हैं अपनी फेसबुक पर, जी जी तो आप जी वहां जी। से जाकर पढ़ें। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, मतलब। हम्म। हाँ, बात हो बिल्कुल। गई। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत। हाँ, उसमें आयतुल्लाह सालेह अल हकीम ये कहते हैं कि हम ऐसे लोगों की तकफीर नहीं करते नाउजुबिल्लाह जो विलायत फकीह के कायल हैं, और ना हम उनकी तौहीन करते हैं, बल्कि हम उन्हें एहतराम से कहते हैं कि तशय्युह का मतलब महज विलायत फकीह नहीं। ठीक है, ये सही। उनकी राय है। बिल्कुल सही हो बिल्कुल गया, बिल्कुल। वजाहत हो गई। ठीक। बहुत जबरदस्त वजाहत ठीक है, हो गई। अब आ जाती है बात, अब आ जाती है बात आपके इस गुफ्तगू के मौजू पर जो आज आपने रखा हुआ है, तुर्किया, हाँ। अमेरिका और इसराइल बमुकाबला हम्म। मज़ाहमत का महवर। हमें हम्म। चाहिए कि हम इस सारी सूरत हाल को इस तरह देखें कि आज से 11 रोज पहले, आज क्या है, 18 दिसंबर, जी।
11 या 12 दिन पहले बशारुल असद शाम से फरार हो गए और हैत तहरीर शाम के लोगों ने दमिश्क पे कब्जा कर लिया। एक तो ये कि इन 12 दिनों में क्या खबरें ऐसी हैं जो शाम से हमें मुतवातर वसूल हो रही हैं। एक खबर जो मुसलसल शाम से आ रही है वो ये है कि शाम पर इसराइली अफवाज के हमले हर रोज होते हैं। हम्म। आज तक ऐसे हमलों की तादाद 800 से जायद है। सही। लगभग 100 हमले हर रोज। और इन फजाई हमलों में शाम की नेवी, शाम की नेवी के जहाज, शाम की एयरफोर्स, शाम की फौजी डिपो, हर चीज तबाह बर्बाद कर दी गई है। कल खबर आई थी तुर्तुस, जहां पहले रूस का फौजी अड्डा हुआ करता था, वहां इसराइल ने 8 घंटे मुसलसल बमबारी की है। और शमसुद्दीन, उस बमबारी के नतीजे में जो धमाके हुए हैं उनसे उस इलाके में जलजला आया, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.3 थी। और अच्छा। मैंने वो देखी, जैसे एटमी हमले से एक मशरूम बनता है ना, खुम्बी, यूं करके एक छतरी सी बनती है बारूद की, यूं करके तुर्तुस शहर पर बारूद की छतरी बनी हुई बहुत बड़ी। इसका मतलब यह है कि या जो बम मारा गया है वो बम बहुत ताकतवर था, हजारों टन वजनी, के उससे ये हुआ, या जिस असला डिपू को निशाना बनाया गया है उसमें इतने वाफर मिकदार में बारूद और टीएनटी और धमाका खेज मवाद था कि इतना बड़ा धमाका हुआ जिससे जलजला आया। एक खबर मुतवातर, इसराइल के शाम पर हमले मुसलसल जारी हैं। दूसरी बड़ी खबर, इसराइल ने शाम के साथ जो डीमिलिटराइज्ड जोन था। एक खबर यह है कि शाम पर इसराइली अफवाज के हमले हो रहे हैं। दूसरी खबर यह है, हाँ जी, एक खबर यह है कि शाम पर इसराइली अफवाज के हमले मुसलसल जारी हैं, और दूसरी खबर यह है कि इसराइली अफवाज ने गोलान की पहाड़ियों से रास्ते खोलकर, दरवाजे तोड़कर आगे बढ़कर शाम के कस्बे कंतेरा पे कब्जा कर लिया। हम्म। इसराइली पार्लियामान ने यह करारदाद मंजूर की है कि गोलान की पहाड़ियों में इसराइली आबादकारी की तादाद को मजीद बढ़ाया जाएगा। अच्छा। आज मैंने सुबह तस्वीर देखी है कि शाम का जो सरहद पर कस्बा है कंतेरा, उसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत के बाहर इसराइली फौजी खड़े हैं। यानी वो दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर आए हुए हैं, टैंक समेत। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर शाम से ये आ रही है कि बशारुल असद के भाग जाने के बाद लोग को जेलें तोड़ रहे हैं और कैदियों को रिहा करवा रहे हैं, और जो हजारों लाखों लोग शाम की खाना जंगी के दौरान मारे गए, उन लोगों की कब्रें दरियाफ्त हो रही हैं। और ये इंटरनेट ऐसी वीडियो से और ऐसी खबरों से भरा पड़ा है कि जुल्म सितम के कौन से पैमाने थे जो नहीं तोड़े गए। यकीनन ये सब झूठ नहीं है, बहुत सारी सच्चाई है इसमें। बशारुल असद की जो हुकूमत थी वो कोई अवामी नुमाइंदा हुकूमत तो नहीं थी, वो तो एक जबर की हुकूमत थी। सही। ये है। तीसरी बात ये है कि वो हैत तहरीर शाम के जो बानी है मोहम्मद जुलानी, उन्होंने ये कहा है कि हम तुर्की के साथ ताल्लुकात मजबूत करेंगे, और शाम में जो हुकूमत की तब्दीली है ये शाम की ही नहीं तुर्की के अवाम की भी कामयाबी है। तुर्की ने ये कहा है कि हम नई फौज को तरबियत देने पर रजामंद हैं, तो हम ऑफर करते हैं कि नई शामी फौज तुर्की से तरबियत ले। ये बड़ी बात है। तीसरी, चौथी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने कहा है कि शाम में अपोजिशन पार्टीज, ये जिन्हें अभी तक अमेरिका दहशतगर्द कहता है और उनके सरों पर इनाम रखे हुए है, उनके साथ हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है। यही खबर बर्तानिया से भी आई है कि शाम में जो नई अपोजिशन हुकूमत संभाल रही है उसके साथ बातचीत करेंगे। यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने यह कहा है कि शाम के ऊपर इसराइल के हमले खित्ते की सलामती के लिए भी नुकसानदेह हैं, और शाम की सलामती के लिए नुकसानदेह हैं, और शाम
तनाज़े का नया मरकज बन सकता है। सही। अब अगर आपको याद हो तो हम ये पिछली शाम से जो पिछले वाली वीडियो थी फलस्तीन से मुतल्लिक दूसरी वीडियो, उसमें ये बरमला बता चुके थे कि जंग का अगला मरकज शाम है। बिल्कुल। इसराइल की अपोजिशन रहनुमा ने यह कहा है कि शाम के बाद इसराइल को इराक और ईरान की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा। एक एक अहम खबर मशरिक वस्ता से कल रात के मुतल्लिक आई है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू काहिरा, यानी मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा आए हुए थे, और हमास के साथ मिस्र की मसालियत में वो जंग बंदी के मुज़ाकरात चल रहे हैं। और बहुत हद तक मुमकिन है, हमने पिछली वीडियो में भी यही कहा है, कि बहुत हद तक मुमकिन है 5 जनवरी ट्रंप के हलफनामे तक शायद गजा पे जंग बंदी हो जाए। पिछली वीडियो में मैं बोल रहा हूं कि अब गजा में उनके पास अचीव करने के लिए कुछ बाकी नहीं है। हम्म। मुगवियों को वो बाजियाब करवा नहीं सकते, सही। और जितना फलस्तीनियों को मारना है वो मुसलसल मारे चले जा रहे हैं। तो ये पिछले 11 दिन की कारस्तानी है। इसके अलावा तज्जिए हैं, खबरें यही हैं। अच्छा शुजा तो यहाँ पर मजाहमत का मैं। महवर है। हाँ चले जी। चले, आप बात पूरी कर ले, फिर मैं सवाल। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के सरबराह ने परसों गालिबन तकरीर करते हुए कहा है कि बशारुल असद के चले जाने के बाद हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन खत्म हो गई। नए ये है। लोगों के साथ हमारा क्या वास्ता वसीला होगा, ये हमें इंतजार करना है जब तक ये वाजे नहीं हो जाता कि इन लोगों की हमारे मुतल्लिक और इसराइल से मुतल्लिक पॉलिसी क्या है। हम्म। हम ये तवक्को करते हैं कि ये लोग इसराइल को दुश्मन तस्वुर करेंगे, क्योंकि इसराइल शाम और लबनान और फलस्तीन सबका दुश्मन है। और हम इनसे ये तवक्को करते हैं कि ये हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो मज़ाहमत के महवर के लिए, हिजबुल्लाह के लिए सप्लाई लाइन दोबारा से बहाल हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मज़ाहमत के महवर में बहुत लचक है, हम सप्लाई लाइन का कोई और जरिया तलाश करेंगे। तो अब तक ये है कि इन, हाँ, ये सारी खबरें फलस्तीन, लबनान, शाम से मुतल्लिक। इस दौरान यमन से एक ड्रोन इस फायर हुआ है, और आज इसराइल ने यह कहा है कि यमन हमारा अगला टारगेट है। अच्छा। हम्म। अगर यमन उनका अगला टारगेट है तो जाहिर है इराक में मौजूद पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस अल हश्द शाबी, जो कि ईरानी हिमायत याफ्ता फौजी तंजीमें इराक में है, वो भी उनका मुमकिन टारगेट होंगी, क्योंकि इस जंग के दौरान गजा की हिमायत में इराक से भी मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए गए हैं। सही। सही। अब हमें ये देखना है कि ये तो 11 दिनों की, पिछले 10-12 दिनों की कारस्तानी है कि उस वक्त क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ था। उससे पहले यह हुआ था कि हिजबुल्लाह और इसराइल की जंगबंदी हुई थी 60 दिनों के लिए। आज खबर ये आई है कि इसराइली अफवाज जनूबी लेबनान से पिसपाई इख्तियार कर रही हैं। अगले 60 दिनों में इसराइल की फौज जनूबी लेबनान से निकल जाएगी, हिजबुल्लाह दरियाए लितानी से पीछे आ जाएगी, लेबनान की सरकारी फौज सरहद पर चली जाएगी। इस जंगबंदी की निगरानी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फौज निगरानी करेगी। ये जंगबंदी का मुआहिदा लबनान यानी हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान हुआ है। इस मुआहिदे में हिजबुल्लाह के लिए शर्म की या हजीमत की बात यह है कि हिजबुल्लाह के शहीद कायद नसर नसरुल्लाह का बयान यह था कि हम ये महाज उस वक्त तक बंद नहीं करेंगे जब तक इसराइल गजा पे जंगबंदी नहीं करता। इसराइल ने हम्म। गजा पे जंगबंदी नहीं की, मगर हिजबुल्लाह मजबूर हुई कि वो जंगबंदी करे। जो जीत इस सारे तनाज़े में हिजबुल्लाह के लिए है वो ये कि हिजबुल्लाह ने इसराइल को उसके फौजी मकासद हासिल नहीं करने दिए। इसराइल का फौजी मकसद ये था कि हम जब लबनान पर चढ़ाई करेंगे हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए, तो हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हिजबुल्लाह की लबनान से वजूद ही खत्म नहीं कर देते। हिजबुल्लाह का वजूद लबनान से खत्म नहीं कर सकी, ना वो जनूबी लबनान पे कब्जा कर सकी।
ना उन्होंने बैरूत का वो हाल किया है जो गजा का हाल है। यही सब बातें नेतन्याहू बरमला किया करते थे। हमें ये अंदाजा है हमें ये अंदाजा है बतौर तालिब इल्म कि हिजबुल्लाह ने ये जंगबंदी इसलिए कबूल की कि इस जंग के नतीजे में लबनान के आम शहरियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सरहद हम्म। पर सैकड़ों देहात सरहद पर मलियामेट हुए। बैरूत शहर का जनूबी इलाका बिल्कुल तबाह कर दिया गया। दाहिया खास तौर पर जो 5 लाख आबादी जो शिया है और जो हिजबुल्लाह की सपोर्टर है, उनके बीसियों रिहायशी इमारत तबाह की गई, जिसमें सैकड़ों हजारों मकान तबाह हुए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। तो बहुत ज्यादा शहरी आबादी को नुकसान हुआ है, 4,000 लोग मारे गए। तो इस कदर शहरी नुकसान के बाद कोई जी शऊर आदमी ये नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसे तनाजे में उलझा रहे जिसके नतीजे में हासिल हसूल बहुत ज्यादा ना हो और हम्म। आम लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए। तो मेरा ख्याल है हिजबुल्लाह ने जंगबंदी कबूल करके लबानान के अवाम के साथ दोस्ती और उनकी खबरगिरी का मुजाहरा किया है। और ये अच्छी बात है कि हम्म। लबनान के शहरी अब इस रोज की मारामारी से महफूज हैं। हमारी पूरी दुआ है कि गजा में जंग बंद हो, क्योंकि पिछले 1 साल से तमाम आलमी इदारे, खुद अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोप और तमाम लोग जो इंसान दोस्त हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो गजा के मजलूम लोगों के ऊपर इसराइल की वहशियाना बमबारी के सख्त खिलाफ है। हम भी इसके खिलाफ। हम ये चाहते, जो जो इम्पोर्टेंट बात है आपकी इस मौजू के हवाले से, वो ये कि बहुत हद तक मुमकिन था कि इसराइल मौजूदा ईरानी यलगार के सामने कमजोर पड़ जाता, क्योंकि इसराइल के साथ 6 मुख्तलिफ फ्रंट्स पर मज़ाहमत का महवर जंग लड़ रहा था। एक अच्छा। फ्रंट हमास और इस्लामिक जिहाद, मगरबी किनारा और गजा, एक दो, लबनान तीन, यमन चार, इराक पांच और खुद ईरान छह। इसराइल ये कह रहा था कि हम 1 साल से 6 मुख्तलिफ महाजों पर अंगेज हुए हैं। ये जो कोई भी दोस्त तुर्की और तुर्की के पीछे जो कोई भी लोग हैं, जिन लोगों ने शाम की हैत तहरीर शाम को ये मौका फराम किया है कि वो कमजोर होती हुई हिजबुल्लाह और कमजोर पड़ती हुई हमास और कमजोर पड़ते हुए ईरान की कमजोरी का फायदा उठाए और असद की हुकूमत को खत्म कर दे, उन्होंने ये इकदाम करते वक्त जिस एक कजिए के मुतल्लिक नहीं सोचा, वो कजिया फलस्तीन और इसराइल का तनाजा है। सही। उन्होंने इस सारे मामले को महज शाम के पर्सपेक्टिव या तनाजुर में देखा। हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं कि शाम में खाना जंगी 14-15 साल पुरानी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि शाम की खाना जंगी में 4-4.5 लाख लोग मारे गए। इसमें कोई दो राय नहीं, शामी खाना जंगी के दौरान 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर हुए, शाम की निस्फ आबादी से ज्यादा। उफ। और और लाखों लोग, मिलियंस, 50 लाख लोग तुर्की में, 15 लाख लोग लेबनान में। यानी ये लोग बेघर हैं और जुल्मों सितम का शिकार हैं। सर्दी गर्मी, अल्लाह ना करे किसी कौम पर यह वक्त आया जो शाम पर पिछले 14 साल में आया हुआ था। अब ये आप पर है कि आप कौन सी ऐनक लगाकर इस तनाजे को देख रहे हैं। अगर आप इस तनाजे को शाम की ऐनक लगाकर देखते हैं और आपको लगता है कि शाम की अवाम मजलूम है और ऐसे मजलूमों की नुसरत होनी चाहिए, तो आप तुर्किया को सलाम पेश करेंगे और कहेंगे बड़ी मेहरबानी कि आपने शाम के लोगों की बशार अल असद से ना सिर्फ जान छुड़वाई, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को उसकी आमरीयत से आजाद करवाया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी इस महदूद कामयाबी का असर जिस बड़े तनाजे पर पड़ा है, वो तनाजा 14 या 15 साल पुराना नहीं, वो तनाजा 80 साल पुराना है। और हम्म। 80 साल से भी ज्यादा 100 साल पुराना तनाजा है। और ये तनाजा जो आप शाम में डील कर रहे हैं, ये उसी बड़े तनाजे की कोख से पैदा हुआ है।
मशरिक वस्ता में हर वो मुल्क जो इसराइल की सरहद पर वाक़या है, चाहे उर्दन, उसने इसराइल के साथ जिल्लत आमेज मुआहदे के नतीजे में सिफारती तल्लुकात कायम किए थे। चाहे वो मिस्र हो, उसने इसराइल के साथ जिल्लत आमेज मुआहदों के नतीजे में सिफारती तल्लुकात कायम किए। शाम अरब ममालिक में वो वाहिद मुल्क था जो इसराइल के साथ एक्टिव तनाजे में था, और जो बराह रास्त ये कहा करता था कि हम मज़ाहमत में फलस्तीनियों के साथ, हम लबनानियों के साथ हैं। अगरचे जो कुछ शाम में हुआ है उसके बाद हमने हमास की तरफ से मुबारकबाद सुन ली, जो उन्होंने मुबारकबाद उनको दी शाम की अपोजिशन को, और हमने यहाँ बाखबर लोगों से जो मामलात को फिरका वाराना ऐनक से देखते हैं, ये सुना कि ईरान ने क्या पाया हिजबुल्लाह तबाह करवा के, और हिजबुल्लाह ने क्या पाया हसन नसरुल्लाह को मरवा के फलस्तीन के सुन्नियों से, जिन्होंने शाम की हुकूमत के खात्मे पर फिरका वाराना बुनियादों पर शाम की अपोजिशन को मुबारकबाद दी है। और अफ्स और जब ये नुक्ता नजर पब्लिकली बयान किया जाता है, तो आप इनडायरेक्टली लामहला किसके एजेंडे को तकवीयत पहुंचाते हैं? उन लोगों के एजेंडे को तकवीयत पहुंचाते हैं जो मशरिक वस्ता में काबिज सहूनी रियासत को बरकरार रखना चाहते सही। सही। हैं। इस तनाज़े को फिरका वारियत की निगाह से देखेंगे तो ना सिर्फ ये कि आप फलस्तीनियों की पीठ पे छुरा छुरा घोंपेंगे और आप उनके साथी करेंगे, आप मशरिक वस्ता की तबाही के अमलन खुद साथी बनेंगे। आप इराक के, ईरान के, लबनान के, शाम के, यमन के, सऊदी अरब के अमन के बाद पाकिस्तान के अमन के हालात खराब करना चाहेंगे। हम पिछले चंद दिनों से या चंद हफ्तों से देख नहीं रहे कि पाकिस्तान में फिरका वारियत का ये जो अजदाह है ये फिर से जाग उठा है, और क्या हो रहा है कुरम एजेंसी में और पारा चनार में, और कैसे लोग इस सारे तनाजे को मशरिक वस्ता से जोड़कर देखते हैं। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और ऐसे लोग जो सियासी तनाज़ात को फिरकावारियत की ऐनक से देखते हैं, वो दरअसल उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं जो ये चाहते हैं कि मुस्लिम मुआशरों का अमन खराब हो। सही। 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 अच्छा शाहजाद साहब, माशाल्लाह आपने बहुत भरपूर अंदाज से अभी तक जो कुछ हुआ उसको बहुत बताया, और पूरा एक मंजर जो है वो हमारे सामने आया। इसमें आपने एक जो बात की कि इजराइल मुसलसल शाम पर हमला कर रहा है, तो इसमें तो दो वजूहात हो सकती है ना। एक तो ये है कि वो शाम पर कब्जा करके उसको हड़प कर जाए और इजरायली रियासत में शामिल करे, और दूसरा ये है कि वो वहां पर मुमकिना जो उसके लिए मुजाहिमत आगे हो सकती है उसके लिए उसकी ताकत का खात्मा। तो क्यों कर रहा है इसराइल बार बार ये? 2011 इंटरनेट, यूट्यूब, अल जजीरा का प्रोग्राम अप फ्रंट मेहदी हसन का, उसमें मुसाद के डायरेक्टर का इंटरव्यू सुनिए। अच्छा। वो बताते हैं अलकायदा ने अमेरिका पर जरूर हमला किया है, लेकिन अलकायदा ने या सुन्नी इंतहा पसंद दहशतगर्दों ने कभी इसराइल को बरह रास्त निशाना नहीं बनाया। ये वो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं जब मेहदी हसन उनसे ये पूछते हैं कि हमें हाल ही में ये रिपोर्ट्स आई हैं मुसद्दिका कि गोलान की पहाड़ियों पर शाम की अपोजिशन जंगजू जो अलकायदा और दाइश हैं, उनको इसराइली अफवाज ने रेस्क्यू किया, उनको इसराइल के अंदर ले जाकर तिब्बी इमदाद फराहम की, उनको सपोर्ट किया, उनकी खैर खैरियत बनाई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो वो कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हुआ है। दहशतगर्द दहशतगर्द होने से पहले इंसान होते हैं, और कोई भी इंसान अगर जख्मी हो तो इंसानियत का ये तकाजा है कि उसका इलाज मुआवजा किया जाए, उसे फर्स्ट एड फराहम की जाए। तो अच्छा। हमने शाम की अपोजिशन के फोर्सेस को, जो अलकायदा हैं या दाइश हैं या जो कोई भी है, महज इसलिए महज इसलिए उनको मेडिकल इमदाद फराहम की है कि वो पहले इंसान है। तो फिल फॉर मेहदी हसन साहब ये सवाल करते हैं उनसे कि अगर कभी इसराइल और लबनान की सरहद पर आपको हिजबुल्लाह के लोग जख्मी हालत में मिलेंगे
तो क्या आप उन्हें भी इसराइल में ले जाकर के उनकी भी मेडिकल इमदाद करेंगे? क्योंकि जख्मी तो वो भी होंगे और वो भी इंसान तो होंगे। वो भी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा। नहीं, हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह को हम मारना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, ईरान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह हमारे खिलाफ बरह रास्त हमलों के जिम्मेदार हैं। अलकायदा और दाइश ने कभी इसराइल की तरफ कोई हमला नहीं किया। लिहाजा हम अलकायदा और दाइश को उस तरह नहीं देखते जिस तरह हम ईरान और हिजबुल्लाह को देखते, या जिस तरह हम फलस्तीनियों को, हमास को, इस्लामिक जिहाद को देखते। तो इस पर मेहदी हसन ये कहते हैं कि अलकायदा ने आपके सबसे बड़े हामी अमेरिका में इतना बड़ा दहशतगर्दाना हमला किया है, और आप ये कह रहे हैं कि आप अलकायदा को इस तरह नहीं देखते। क्या आप दहशतगर्दी की आलमी जंग में अमेरिका के साथी नहीं है? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अमेरिका की जो जंग अलकायदा के खिलाफ है हम उसमें उसके साथी हैं, और हम अमेरिका की मुसलसल हिमायत करते हैं। लेकिन जहां तक बात हमारी सरहद पर लड़ने वाले अलकायदा दहशतगर्दों की या दाइश के दहशतगर्दों की है, तो उनको हम दहशतगर्दों से पहले इंसान के रूप में देखते हैं। दिलचस्प, दिलचस्प बात है ना? हाँ, बहुत हाँ, दिलचस्प है तो। ये दिलचस्प बात, ये बहुत दिलचस्प बात है। इसलिए ये बहुत दिलचस्प बात इसलिए है कि उर्दुगान के तुर्की ने पिछले 14 महीने में इसराइल के साथ तिजारती तल्लुकात में 550% इजाफा किया है। शमसुद्दीन, लातीनी अमेरिका के मुमालिक ने इसराइल के साथ सिफारती तल्लुकात खत्म किए। हम्म। आयरलैंड ने कल इसराइल के साथ सिफारती तल्लुकात खत्म किए। आयरलैंड, स्पेन और यूनान, इन तीन मुल्कों ने इस तनाजे के दौरान मकबूजा फलस्तीनी रियासत को सॉवरन स्टेट के तौर पर कबूल किया है। शमसुद्दीन, इब्राहिम इकार्ड के नतीजे में मराकश, सूडान और यूएई और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया है। इन चारों मुस्लिम ममालिक की तरफ से एक दफा भी इसराइल के खिलाफ सिफारती प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला। इससे पहले उर्दन और मिस्र इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। ना सिफारती तल्लुकात मुनक़ते हुए, हम्म। बल्कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई हैं, बल्कि हमने नहर सुएज से एक इसराइली जंगी शिप को गुजरते हुए देखा है, जिसके मुतालिक खुद मिस्रियों का ख्याल है कि वो शिप गजा पर बमबारी करने में इन्वॉल्व रहा है। सही। हमने इस दौरान अटलांटिक पर मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वली अहद हैं हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के, उनका बयान पढ़ा है। वो अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को बता रहे हैं कि मेरे मुल्क की 70% आबादी उम्र में मुझसे छोटी है। उन्होंने उन्हें फलस्तीन के तनाजे का कुछ पता नहीं था। उन्होंने फलस्तीनी तनाजा 7 अक्टूबर के बाद से फॉलो करना शुरू किया है, और 7 अक्टूबर के बाद से गजा पर इसराइल की बमबारी मेरे लोगों को बहुत परेशान कर रही है। आप मुझसे पूछते हैं पर्सनली, तो मुझे पर्सनली फलस्तीन की कोई ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मुल्क की आबादी को फलस्तीन की बहुत परवाह है। और ऐसी खबरें आज आई हैं हारिट्स इजरायली अखबार पर, कि मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल से ये कहा है कि अगर आप गजा पे जंग बंदी करते हैं, जिसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, तो हम दोबारा उन मुज़ाकरात की तरफ बढ़ सकते हैं जो 7 अक्टूबर 2023 से पहले बहुत तेजी से आगे जा रहे थे। वो ये थे कि सऊदी अरब इसराइल तौर पर तस्लीम करेगा, और इस दौरान ये शर्त आयद नहीं की जाएगी कि फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। और इसराइल को ये लगता है कि अगर सऊदी अरब ने इसराइल को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया, को हम्म। बुलाकर इसराइल को सिफारती तौर पर कबूल कर लेंगे। कौन करेगा? हमें सॉरी, बात आपकी इस कट सारे गई। तनाजे के दौरान जो पिछले 14 महीने, सऊदी अरब के बाद बहुत से मुस्लिम ममालिक अच्छा। ऐसे हैं जो ठीक इसराइल ठीक। को सिफारती तौर पर तस्लीम कर लेंगे, और कहने हम्म। वाले लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान भी शायद उसी फहरिस्त में शामिल है। हम्म। ये भी है, मुझे बिल्कुल अपने कहा जा रहा देखने वाले पाकिस्तानी नाज़रीन को ये मुझे अपने देखने वाले पाकिस्तानी नाजरीन को ये बताना है कि जब रियासत इसराइल कायम हो रही थी, तो अरबों के पास कोई नुमाइंदा नहीं था अपनी बात अक़वाम है। मुत्तहिदा तक पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने पाकिस्तान से रुजू किया, और पाकिस्तान के बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने वजीर खारजा सर चौधरी जफरुल्लाह खान की ये जिम्मा लगाया कि वो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए फलस्तीन की
वकालत करें, फलस्तीन की हिमायत करें। तो आज भी अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फलस्तीन पर सबसे मुफस्सल और सबसे पुरअसर तकरीर अगर हम्म। कोई मौजूद है तो वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर खारजा सर जफरुल्लाह खान की है। और पाकिस्तान उन ममालिक में है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में तकसीम फलस्तीन के रेजोल्यूशन की मुखालफत की थी। हम हम्म। शुरू दिन से इसराइली रियासत के क्याम के मुखालिफ। तो पाकिस्तान की रियासत को फलस्तीनी तनाजे पर अपना नुक्ता नजर बाबा कौम के नुक्ता नजर से जोड़ना चाहिए, जो ये कहते हैं कि वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म मशरकी मालिक खास तौर पर एशिया और अफ्रीका पर एक बदनुमा धब्बा है। तो हम्म। अगर हजरत कायद आजम कोलोनियलिज्म के खिलाफ थे और पाकिस्तानी रियासत की सारी जद्दोजहद, बर सगीर के मुसलमानों की सारी जद्दोजहद कोलोनियलिज्म के खिलाफ है, तो इस आखिरी कोलोनियल रियासत को, जो कोलोनियल सेटलर रियासत मशरक वस्ता में मौजूद है, उसे इस तरह नस्ल परस्ती की हालत में कबूल करना बहुत बड़ा जुर्म होगा कायद आजम की रूह के साथ। और हजारों लाखों पाकिस्तानियों की, जो करोड़ों हिंदुस्तान के मुसलमानों की जद्दोजहद है, उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म सितम होगा। पाकिस्तानी अवाम को इस सारे मामले पर जागना चाहिए और मुसलसल ये आवाज उठानी चाहिए कि हम इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करते जब तक इसराइल एक नस्ल परस्त यहूदी रियासत। सही। अच्छा श्रोता साहब, यहाँ पर मैं ये जो इसराइल और शाम वाले, इस पे एक दो मेरे और सवाल थे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये जो अगर सऊदी अरब तस्लीम कर ले और सऊदीया पाकिस्तान को भी कहे और दबाव डाले, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान सऊदी दबाव के सामने ठहर सकेगा। जो आपकी पाकिस्तान सऊदी मजबूरियां दबाव हैं। के सामने इससे पहले भी ठहर चुका है। 2014 में मोहम्मद बिन उस सलमान जब वजीर दिफा बने थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को यह कहा था कि यमन के तनाजे में पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी फौज भेजे। मुझे उसका मुझे याद है नुकसान उस जमाने उठाया में। ना। उसका नुकसान उठाया ना आप लोगों ने बहुत। उसका नुकसान किसने? नवाज शरीफ हुकूमत ने उठाया होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन नवाज शरीफ आज 10 साल के बाद 2024 में बैठे हुए हैं ना। दस हम्म। आज हम तारीख सबसे बड़ा पैमाना है किसी सियासी फैसले को जांचने का, क्योंकि तारीख ही फैसला करती है कि हमारा इक़दाम दुरुस्त था या गलत। तो आज 10 साल बाद पीछे झांक कर देखें तो शमसुद्दीन, बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान ने मशरिक वस्ता के एक ऐसे तनाजे में हिस्सा नहीं लिया जिसकी नोयत फिरका वाराना थी। नहीं देखे श्वेता साहब, आज भी पाकिस्तान उस वक्त चूंकि आपने हिस्सा नहीं लेना था, तो आपने बहाना बनाया कि हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, वहां धुआंधार तकरीरें हुई फलान। अब सऊदी बादशाह इतना बेवकूफ नहीं है, उसको पता है भाई जब इन लोगों ने कोई इस तरह का काम करना होता तो ना पार्लियामेंट को पूछा जाता है ना कोई और कर देते, और इधर चूंकि उन्होंने फौज नहीं भेजी, ऐसा लेकिन कौन क्या। सा काम पाकिस्तान। एक सेकंड, मैं क्या। शमसुद्दीन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा इकदाम है पाकिस्तान ने जो लिया है पार्लियामेंट से अलावा, और पाकिस्तान ने मशरिक वस्ता में इंटरफेयर किए। मशरिक उस्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत से मामलात है ना यहाँ, तो देखें ये बस, ये तो उस वक्त भी हमें समझ में आ रहा था, ये ऐसा बहाना ही है। पाकिस्तान, मुझे 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 देखिए, जॉन मेयर शेमर आईआर का गुरु है, वो ये कहता है रियासतें रैशनल एक्टर होती हैं। रैशनल मींस अकल परस्त होती हैं। रियासतें जज्बात पर नहीं, अकल की बुनियाद पर चलती हैं। मजबूरी पे भी चलती पाकिस्तानी है ना। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पागल होगी कि जिसके साथ हमारी 800 किलोमीटर तवील सरहद है, ईरान, हम मशरिक वस्ता के तनाजे में एक ऐसी लाइन इख्तियार करें जिससे हम अपनी सरहद पर एक मौजूद मुल्क को दुश्मन बनाए। ईरान आजरबाईजान का मुखालिफ क्यों है? आर्मीनिया और आजरबाईजान का तनाजा है, पता है ना हम्म। आपको? हम्म। वस्त एशियाई मुस्लिम रियासतें, आर्मीनिया और आजरबाईजान का तनाजा है। मुस्लिम ममालिक में आजरबाईजान के इसराइल से बहुत करीबी तल्लुकात हैं। और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के हादसे के पीछे अगर कोई साजिश है तो वो साजिश आजरबाईजान में तैयार की गई है। और आजरबाईजान के मुतल्लिक ईरान का ये कहना है कि वो मुसाद का अड्डा है। हम पागल होंगे पाकिस्तान के लोग कि मशरकी हमसाया हिंदुस्तान से हमारा तनाजा है, मगरब में हमारा अफगानिस्तान के साथ तनाजा है। अफगानिस्तान हमें यह कहता है कि अटक तक का इलाका उनका है। हिंदुस्तान हमसे यह कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर उनका है। पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के अवाम को फलस्तीन के मामले पर
अपने रिवायती मुआवजे से पीछे नहीं हट जाए। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान पर के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ये दर्ज है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हम वो इसराइल तब्दील को हो कैसे जाएगा ना। तस्लीम कर सकते हैं, एक ऐसा मुल्क। पासपोर्ट से इबारत तब्दील हो जाएगी, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। पासपोर्ट से भारत तब्दील हो जाएगी अगर 1968 और अपने पहलू एक आजाद फलस्तीन पाकिस्तान तस्लीम करेगा। बाहर ये बात आपकी यहाँ पर है ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर दो बातें, अगर पाकिस्तान को ईरान और सऊदी अरब में से किसी एक की दुश्मनी लेनी पड़े, मोल लेना पड़े, तो पाकिस्तान किसको दुश्मन बनाने पर राजी हो जाएगा? अपने इन तमाम तर मसाइल में गिरा हुआ पाकिस्तान, एक। दूसरा, अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो ईरान क्यों दुश्मन बनेगा भाई? इसका मतलब है कि ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब की तरह बदमाश बन के बैठा है कि तुमने नहीं तस्लीम करना, कर लियो तो हम तुम्हारे दुश्मन बनेंगे। तो कोई समझदारी वाली बात तो नहीं समझ में आ रही मुझे। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो ईरान क्यों आपका दुश्मन बनेगा? आप सूबा है ईरान पाकिस्तान के। इसराइल को क्यों तस्लीम करे? वो तो ऐसी देखो ना, बात मैंने ना करें। बता, मैं आप बात चल रही मैंने है। आप मैंने आपको वाकयात और हकाइक की रोशनी में एक तज्जिया और एक तबसरा पेश किया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मशरिक वस्ता में मुस्लिम ममालिक के साथ अंगेज करने की है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब और ईरान में से किसी एक को दोस्त और दूसरे को दुश्मन बनाना पड़ेगा। ऐसा करना खुद पाकिस्तान की दाखिलियत के लिए और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए हम्म। बहुत खतरनाक है। और देखो, अपनी सरहदों को पुरअमन बनाया जाता है, अपनी सरहदों पर फसाद और तनाज़े को हवा नहीं दी जाती। सो मेरा मैं नहीं तो ख्याल कि कभी ऐसा मौका आएगा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब या ईरान किसी एक की दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। जब भी कभी ऐसा मौका आया तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को इन दोनों ममालिक के फिरका वराना फसाद से दूर रखने की कोशिश की है। अगर हमें सऊदी अरब से इकोनॉमिकल फायदे हैं और हमारी तेल के उससे मफादात जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे समाजी, तारीखी, तहजीबी रिश्ते हैं। और पाकिस्तान में एक बड़ी शिया आबादी है जो ईरान को रूहानियत का और इस्लाम का मरकज के तौर पर देखती है। फिर हमारी ईरान के साथ 800 किलोमीटर लंबी सरहद है। फिर ईरानी बलूचिस्तान, पाकिस्तानी बलूचिस्तान एक और तनाज़ा है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल, एक आईआर के तालिब इल्म होने के नाते, कि कोई ऐसा वक्त आएगा जब पाकिस्तान ईरान या सऊदी अरब में से किसी एक को दोस्त और दूसरे को दुश्मन बनाएगा। पाकिस्तान हर मुमकिन ये कोशिश किए रखेगा, जैसा कि पिछले 79 से लेकर आज तक और उससे पहले 47 से लेकर 79 तक पाकिस्तान ने सऊदी अरब, 79 से पहले ईरान और सऊदी अरब के तनाज़ात थे, दोनों अमेरिका के इत्तेहादी थे, पाकिस्तान के दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। एक तरफ फैसल के साथ, दूसरी तरफ रजा शाह पहलवी के साथ। हम्म। 79 के बाद जब ताल्लुकात की नोयत अरबो अजम के साथ साथ शिया सुन्नी के फसाद में तब्दील हुई, तब भी पाकिस्तान ने हमेशा दोनों मुल्कों के दरमियान मुतवाजन ताल्लुक। पाकिस्तान के फौजी आमिर जियाउल हक ने 1984 में 85 में तमाम आलम इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए यूनाइटेड नेशन में तकरीर की थी, जिस जब अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान पाक की तिलावत भी की गई थी जियाउल हक की तकरीर से पहले। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान आज तक मुस्लिम ममालिक में अपने आप को मुतवाजन और गैर जानिबदार के तौर पर कहकर मुतारफ करवाता चला आया है। और अगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कोई कामयाबी है तो वो यही है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऐसी किसी सूरत हाल में जाएगा जहां उसे एक को दुश्मन और दूसरे को दोस्त बनाना होगा। ये तो हो गया आपके नहीं, इस ठीक सवाल का है। जवाब कि पाकिस्तान को। दूसरा, आपने कहा कि क्या पाकिस्तान कोई ईरान का सूबा है? पाकिस्तान ईरान का सूबा नहीं। इसका सबूत आपको 2 ढाई महीने पहले तारीख में जाना चाहिए, जब ईरान ने न जाने क्यों पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर एक मिसाइल फायर किया
और अगले ही दिन जवाब में पाकिस्तान ने उनको मिसाइल फायर करके बता दिया कि दोस्त, पाकिस्तान पाकिस्तान है, ये कोई खाला जी का घर नहीं। और 4 दिनों के बाद ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान आए थे ये बताने के लिए कि गलती हो गई। ठीक। तो नहीं वो सही तो है, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि अभी देखो ना तो आप मैं लोग ये आपको का। बताना चाहता हूं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ईरान का सूबा नहीं, और पाकिस्तान सऊदी अरब की क्लाइंट रियासत नहीं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी तल्लुकात में हमेशा कुछ लो और कुछ दो को मलूज़े खातिर रखा है। और पाकिस्तान सऊदी अरब के फिरका वाराना या मशरिकी वस्ता की जो उसकी पॉलिसी है उनकी टो में नहीं लगा रहता। पाकिस्तान उनकी लाइन फॉलो नहीं करता। सही, मैं तो सिर्फ ये एक मुमकिन सूरत कह रहा था ना कि अब जैसा पहले भी यही बात आ रही थी ना कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है फलाना, फिर 7 अक्टूबर का हादसा पेश आया, वो सारा प्रोग्राम उड़ गया। तो अब उसके बाद यही बात दोबारा उठती है कि भाई सऊदी अरब के तस्लीम और इसराइल और बाकी लोगों को भी शायद यही उम्मीद है कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। तो उस सूरत में मैं कह रहा हूँ कि मतलब मेरा ख्याल से तो सऊदी अरब को अक्लमंदी का ही मुजाहरा करके इस पे कोई पाकिस्तान पे दबाव शबाव नहीं डालना चाहिए, जाहिर सी बात है एक आजाद मुल्क पर, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस, उसका आपके खारिजा पॉलिसी पर या आपके मुल्क की मईशत और इन चीजों पर उसका बड़ा दबाव है, उसकी बात चलती भी है कई जगहों पर। मैं इन चीजों को इतना नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं। तो मैंने इस सूरत में कहा था कि अगर ये कर लिया जाए और उनके दबाव में आया जा सकता है, तो आपने ये कहा ना कि ये पागलपना होगा कि ईरान से दुश्मनी मोल ली जाए, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ईरान से दुश्मनी वाली कोई बात नहीं है अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले तो। इस मामले पर मैंने अपना जवाब दे दिया। जी बिल्कुल। अच्छा दूसरा सर, आपने ये जो बात की ना कि एक तो कि अलकायदा और दाइश के लोगों को इसराइल ने उस दौर में अपने यहाँ जाकर इलाज मुआवजा फराहम किया, और फिर वो जवाबात भी आपने सारे बताए, तो उससे तो एक तासुर तो ये उभर रहा है, और जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया वगैरह पर काफी जोर देकर लोग बात कर रहे हैं कि भाई यह दर हकीकत ये जबहतुन नसर और ये सारे जो लोगों को लाया गया, ये सब इसराइल ही के आला कार है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत आसानी से किसी एक मामले पर कह देने वाली बात नहीं है कि ये इसराइल के आलाकार है। शाम में बास पार्टी की डिक्टेटरशिप एक हकीकत है। उस डिक्टेटरशिप के नतीजे में हजारों लाखों शामियों का कत्लेआम हुआ, ये एक हकीकत है। अब जो कैद खाने और गुमनाम कब्रें सामने आ रही हैं, या इससे पहले भी, मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अगर मुझे पसंद है क्योंकि वो बताती है कि इसराइल दहशतगर्दी और जालिमाना कार्रवाइयां करता है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये है कि शाम की हुकूमत ने अपने लोगों पर बहुत जुल्म किया है। तो शाम के लोगों पर उनकी हुकूमत का जुल्म एक वाकयाती हकीकत है, और उसके ठीक है। जवाब में शाम के लोगों की अपोजिशन भी एक हकीकत है। शाम की एफएसए, फ्री सीरियन आर्मी, उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है जिन्होंने शाम की सरकारी फौज से भागकर तुर्की की हिमायत से उनके खिलाफ जंग की, शाम की हुकूमत के खिलाफ। और तुर्की का शाम में जो अमल दखल है वो भी एक हकीकत है कि तुर्की की रियासत को अपने मुल्क में कुर्दों की दहशतगर्दी का सामना है। यानी तुर्की कुर्दों को दहशतगर्द समझता है, कुर्द अपने आप को एक मजलूम कौम समझते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो इराक से, शाम हम्म। से, तुर्की से सरजमीन लेकर अपनी आज़ाद रियासत कायम करें। पिछली 15 साल की शामी खाना जंगी में कुर्दों को अमेरिका की हिमायत हासिल रही है। और कुर्दों को मारने के लिए तुर्की की फौज पिछले 5-6 साल से शाम में मौजूद है। 550 मील शाम की सरजमीन तुर्किया के कब्जे में है। 100 किलोमीटर सरहद के अंदर आकर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। मकसद उनका यह है कि कुर्दों को तुर्की की सरहद से दूर रखा जाए। अभी पिछले महीने अंकारा में तुर्की के एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर खुद को हमला हुआ है जो कुर्दों ने तस्लीम किया है, जिसके नतीजे में चंद हलाकतें हुई हैं। तो कुर्दों की तुर्की के साथ तनाजे की एक तवील दास्तान है। तुर्की ने शाम की हुकूमत को है तक तहरीर शाम की मदद से गिराने में इसलिए सरगर्मी दिखाई है कि शायद मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बताया होगा कि 15 नवंबर को हिजबुल्लाह के लोगों को लबनान वापस बुला लिया गया था। ये और बात तो है। बहुत सारी चेक पोस्टें जो इससे पहले हिजबुल्लाह के पास थी शाम के अंदर, जब हिजबुल्लाह ने खाली की
तो बजाय इसके कि शाम की सरकारी फौज आती, वहां कुर्दों की अफवाज ने आगे बढ़कर उन बंकरों पर और उन चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया। कुर्दों की इस फौजी पेशकदमी ने तुर्की को इतना खौफजदा किया कि उन्होंने इदलिब में जो मंसूबा था बशारुल असद को हटाने का और फौज कशी का, उसको अमली जामा पहनाया। और सही। अब अब कल मोहम्मद जुलानी का बयान आया है कि शाम की नई हुकूमत शाम के तमाम इलाकों को और शाम की तमाम कौमियतों को एक करेगी। यानी वो ये कहना चाहते, और उन्होंने अपनी जो फौजी तंजीम है ना, हैदत तहरीर शाम, उसको डिसॉल्व कर दिया है। उसको उन्होंने कहा अच्छा। है कि ये आज से खत्म, और अब ये शाम की सरकारी फौज का हिस्सा है। अच्छा। अब अगर शाम की सरकारी फौज अरबों अरबों पर, और ऐसे अरबों पर जो सुन्नी उल मसलक हैं और जो तुर्की के दोस्त हैं, मुश्तमिल होगी, तो कुर्दों के साथ उसकी दुश्मनी होगी। क्योंकि कुर्दों के साथ इन लोगों के तनाज़ात की एक तारीख है। हम हम्म। देखेंगे कि तुर्की शाम की सरकारी, और तुर्की ने कल ऑफर भी किया है कि शाम की सरकारी फौज को तुर्की तरबियत देने पर रजामंद है। अगर हम ऐसा देखते हैं कि तुर्की शाम की सरकारी फौज को तरबियत दे रहा है और कुर्द तुर्क की फौज से लड़ रहे हैं, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका की 950 या 1000 के लगभग फौज शाम में मौजूद है, और उनकी वहां शाम में मौजूदगी किसकी हिमायत के लिए है? कुर्दों की हिमायत के लिए। तो क्या तुर्की और कुर्दों में से अमेरिका किसकी हिमायत करेगा? मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने जैसे पाकिस्तान को तनहा छोड़ा अफगानिस्तान के दौरान 2 दफा, एक 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने कब्जा किया। पाकिस्तान इससे पहले बहुत दफा ये कह चुका था कि अफगानिस्तान को इस तरह ना छोड़ें, और अफगानिस्तान से निकलने से पहले अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसके और तालिबान के दरमियान कोई तस्फिया करवा कर जाएं। लेकिन अमेरिका ने ये नहीं सुनी, और अमेरिका ने इमरजेंसी में अफगानिस्तान को छोड़ा, और ना सिर्फ छोड़ा बल्कि वहां अरबों डॉलर का असलहा छोड़ के गए। उस असले को ना सिर्फ तालिबान अफगानिस्तान ने अपनी तहवील में लिया, बल्कि टीटीपी ने आइंदा आकर उस असले की मदद से पाकिस्तान के लिए सरहद पर, और अब सरहद से पार हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आकर बहुत मसाइल पैदा किए। तो पाकिस्तान अभी तक अमेरिका के उस गंद से लड़ रहा है जो अमेरिका 2021 में यहां छोड़कर गया है। और 1991 में जब अमेरिका सोवियत यूनियन को शिकस्त देकर यहां से भागा था और पाकिस्तान पर माशी पाबंदियां लगाई थी प्रेस्लर तरमीम के जरिए न्यूक्लियर मामले पर, तो पाकिस्तान ने तो अमेरिका से 2 दफा मार खाई है। इस तरह के ऐन तनाजे से जब अपना हम्म। मफाद पूरा हुआ तो अमेरिका यहां से भाग गया। मुझे बहुत लगता है कि अमेरिका के लिए तुर्की प्यारा है, क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है, सही। सही। और नेटो में अमेरिका की फौज के बाद दूसरी बड़ी फौज तुर्की की फौज है। तो सही। अमेरिका कुर्दों को तनहा छोड़ेगा, और अमेरिका यहां से रुखसत हो जाएगा तुर्की के हवाले करके, क्योंकि शाम का तनाजा अब ईरान उसमें कोई खिलाड़ी के तौर पर मौजूद नहीं है, और जमीन पर ऐसा कोई गिरोह नहीं है जो ईरान के मजबूत किरदार को रिवाइव कर सकता हो। शाम शाम से ईरानी असर रसूख आर्जी तौर पर खत्म नहीं हुआ, ये बहुत लंबे अरसे के लिए खत्म हुआ। और अगर शाम में आने वाली हुकूमत इसराइल नवाज साबित होती है और तुर्की के साथ मिलती है और हम्म। कुर्दों को नुकसान पहुंचाती है, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं इसराइल कुर्दों को सपोर्ट करेगा। हम्म। सही। सही। अगर शाम की हुकूमत इसराइल के मुखालिफ होगी, तो अमेरिका शायद कुर्दों को खुदा हाफिज कहकर वहां से रुखसत हो जाए, इसराइल कुर्दों की हिमायत करेगा। क्योंकि ठीक। ठीक। अगर हम फिरका वारियत की ऐनक उतार के देखें, तो तुर्कों को कौन सा इसराइल से दोस्ती है, और हम्म। शामियों को कौन सा इसराइल से दोस्ती है? शामी, लबनानी और फलस्तीनी, ये 3 गिरोह ऐसे हैं जो उस वक्त से मार खा रहे हैं जब से इसराइली रियासत कायम हुई। तुर्की तो नहीं मार खा रहे ना। मैंने आपसे फिर कहा, शामी, लबनानी और
फलस्तीनी। फलस्तीनी, ठीक ये है। तीनों गिरोह ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त से मार खाई है जब से इसराइली रियासत कायम हुई है। और ये आप क्यों भूल रहे हैं कि फलस्तीन तुर्कों का सूबा था जिस पर इत्तेहादी अफवाज ने कब्जा करके इसराइल कायम किया। सही है, सही सही और सही। अगर और अगर तुर्की के वसी क्या कहते हैं अजाइम है, जो कि हम बहुत से लोग हम्म। कहते हैं कि उर्दुगान जो है वो खिलाफत को रिवाइव करना चाहते हैं, और अगर वो खिलाफत को रिवाइव नहीं करना चाहते तो ये तो एक बड़ी हकीकी बात है कि वो तुर्क जुबान बोलने वाले तमाम ममालिक को एक कर चुके हैं। सही। तो अगर तुर्की ने इंपीरियल अजाइम है, कौन से हेजमोनिक ममालिक अजाइम, हैं? उनमें आजरबाईजान तो जरूर है। अच्छा, अच्छा। और सही। आजरबाईजान आजरबाईजान पाकिस्तान और तुर्किया ने पिछले साल फौजी मशकें की थी जिसका नाम था थ्री ब्रदर्स। हम्म। आजरबाईजान में तुर्की और ईरान एक दूसरे के मुखालिफ हैं, अच्छा, अजरबैजान की अक्सरियत शिया शिया क्या इसना अशरी है। मुसलमान। अच्छा। और हुक्मरान, हुकूमत? हुकूमत भी वही है। अच्छा, विलायत फकीह के कायल नहीं है बस। अच्छा। सही 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 सही। और ठीक। आजर अच्छा, और ईरानी आजरबाईजान पर नजरें भी रखते हैं टेढ़ी। अच्छा। हाँ, तो फिर अगर आप ईरानी आजरबाईजान पर नजर रखेंगे और ईरानी आजरबाईजानियों को ये जरूर कहेंगे कि थोड़ा छेड़छाड़ करते रहो वफाकी हुकूमत के साथ, तो वो ईरान को कहाँ दोस्त लगेंगे। ईरान आजरबाईजान और आर्मीनिया के तनाजे में आर्मीनिया की हिमायत करता है, जहां की बड़ी आबादी मसीही है, क्रिश्चियन। हुकूमत भी मसीही। जी जाहिर है। सही सही। हाँ, और तुर्की आजरबाईजान की हिमायत करता है। नहीं तो इसकी कोई मजहबी बुनियाद है या एक मतलब मुल्कों नस्ली का जो? बुनियाद है। नस्ली बुनियाद है, आजरबाईजान के लोग तुर्कुल नस्ल कहलाते हैं। अच्छा। नहीं तो आर्मीनिया वाले कौन से फारसी उन नस्ल है? आर्मीनिया वाले आर्मीनियाई लोग हैं ना। और वही आपको मैं कह पता रहा हूँ होना तो। चाहिए, तो तुर्कों पर एक इल्जाम है ना यार, 1916-17 में तुर्कों पर इल्जाम है कि उन्होंने आर्मीनियन लोगों का जेनोसाइड किया था, बहुत बड़ा। जो लोग आईआर पढ़ते हैं या जिनको यूरोप और खित्ते की तारीख का पता है उनको ये अंदाजा होगा। मैं बता रहा था शमसुद्दीन के तुर्किया ने 2009 में एक तंजीम बनाई जिसका नाम है ओटीएस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्क स्पीकिंग स्टेट्स, जिसके ठीक मेंबर है। ममालिक हैं जिसके मेंबर ममालिक हैं हम्म। आजरबाईजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किया और उज्बेकिस्तान। जबकि इसमें अच्छा। मुबस्सिर की हैसियत हासिल है हंगरी को, तुर्कमानिस्तान को और तुर्क कब्रस को। ठीक है जी। सही सही सही। और और आप पूछ रहे थे कि तुर्किया के लोग या तुर्किया की रियासत आर्मीनिया और आजरबाईजान के तनाजे में आजरबाईजान की हिमायत क्यों करती है। तो वो इसलिए करती है कि आजरबाईजान के लोग तुर्कुल नस्ल हैं, ना सिर्फ तुर्कुल नस्ल हैं बल्कि वो उस तंजीम का हिस्सा है जो तुर्किया ने अपनी क़यादत में बनाई है, ऐसे ममालिक की जो तुर्की बोलते हैं, और ऐसे लोगों के मफादात को वो एक करने की बात करते हैं। उससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि एक बहुत ज्यादा राय कायम की गई है लोगों की तरफ से कि रजब तय्यिप अर्दगान तुर्की में खिलाफत का आया चाहते हैं। ये मुझे नहीं पता कि वो तुर्की में खिलाफत का आया चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि कोई अमली इकदाम इस हवाले से हमें होता हुआ नजर नहीं आता, ना कोई ऐसा बड़ा बयान उनकी तरफ से नजर आता है। जो एक अमली इकदाम उनकी तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है वो ये कि वो तुर्क कुल नस्ल लोगों की अहयाए नौ पर काम कर रहे हैं। सही 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 सही। ठीक। अच्छा सर, और ये और हमने जी। कुर्दों और तुर्कों का तनाजा हमने बयान कर दिया। हमने ये भी बयान कर दिया कि अगर अमेरिका ने कुर्दों का साथ छोड़ा इसलिए कि तुर्किया के हवाले किया जा रहा है शाम का सारा मामला, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इन जिहादियों के मुकाबले के लिए अगर ये जिहादी इसराइल के खिलाफ पलटते हैं, क्या ये जो मौजूदा शामी अपोजिशन है ये इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम करती है, तो मुमकिन तौर पर इस खित्ते में इसराइल के नए इत्तेहादी शाम के कुर्द होंगे, क्योंकि सही शाम के कुर्दों को इसराइल से
कोई बड़ा फसाद नजर नहीं आता, जैसे शाम में दुरूज पॉपुलेशन की तरफ से ये कहा गया है कि तुर्की के इसराइल को चाहिए कि वो आगे बढ़े और शाम पर कब्जा करे। अच्छा, कहा है ये? नहीं तो उस दिन मोहम्मद अल जोलानी ने दुरूज के लोगों से मुलाकातें की हुई थी। नहीं, उन्होंने दुरूज नुमाइंदों से मसीही नुमाइंदगान से मुलाकात भी की, लेकिन इस सारी सूरत हाल का इससे क्या ताल्लुक है कि दुरूज ये चाहते हैं कि इसराइल उन पर कब्जा करे। नहीं तो दुरूज ये शाम, देखो ना, अब जोलानी ने एक नारा ये भी दिया, और इस पे मैं एक मिस्री उसका भी सुन रहा था, एक तजिया निगार बड़ा अच्छा, उसका मैंने सोचा उसका तर्जुमा भी करूंगा। तो उनका ये कहना था कि दाइश, अल इख्वान और अलकायदा, ये तो वो जिहादी तहरीकात है जिसको हम ट्रांसनेशन कहते हैं, ठीक है? ये सरहदों और इसको नहीं मानते, ट्रांसनेशनल यानी उम्मत, हाँ, सरहदों से मुहावरा। मावरा। अच्छा, लेकिन अब ये जो हमारे मौसूफ है मोहम्मद साहब अल जोलानी साहब, इन्होंने ये बयान दिया कि शाम शामियों का है और हम सब शामी मिलकर आगे का मामला तय करेंगे, तमाम कौमें, तमाम मजाहिब, तमाम मसालिक को हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना? तो अब इसमें वो ये कह रहा है, वो मिस्री जो तजिया निगार मोहम्मद उमर कोई नाम है, डॉक्टर मोहम्मद उमर, कि इस मामले में अब यहाँ पर आकर जोलानी जो है वो तालिबान, अफगान तालिबान के मुशाबी है। यानी अफगान तालिबान अगर इमारत इस्लामिया, इस्लामी खिलाफत निज़ाम की बात तो करते हैं, लेकिन वो अपना उस तालिबानी निज़ाम को एक्सपोर्ट करने के वो उनके कोई इरादे अभी नहीं है फिलहाल। वो यानी ये कह रहे भाई हमने जहां पर हमें हुकूमत मिली हम उसी के अंदर हुकूमत इस्लामिया जो भी उनका तस्वर है वो कायम करेंगे। तो अब उस सूरत में अगर उसका ये नारा है जोलानी का, और आपने भी उनकी सारी चीजें नोट करके बताई, तो जो वहां पर गैर शामी मुजाहिदीन लड़ रहे थे मजहब के नाम पर, जी, जिसके अंदर उस दिन पाकिस्तानी एक लड़के की एक उसकी बड़ी वीडियो वायरल है, जो वो कहता है उस्ताद जी देखो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो इनका क्या होगा? क्या? मतलब जिन लोगों को नहीं पता, आप उनको भी बताएं। आप पाकिस्तान में फिरका वारियत नहीं फैलानी चाहिए ना। झूठ नहीं, वो तो बोलना इतना हराम है, वाय सच बोलना तो वाजिब। वो तो इतना वायरल हो गया, उसको तो बच्चा बच्चा अब उसको वीडियो को देख चुका ना, कोई अब राज की बात तो नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो गैर शामी मुजाहिदीन वहां पर है, तो उनके बारे में कोई पॉलिसी बयान है, कुछ आया है जोलानी का या उनका, कि उनके साथ क्या होगा भाई? शहरियत देंगे? यार, शाम में गैर शामी मुजाहिदीन सिर्फ जुलानी के साथ तो नहीं है ना। किसके और भी साथ तो होगा? शाम में, और शाम में भी तो गैर शामी मुजाहिदीन है। कई हजरत बीबी जैनब के मजार की। उनको तो बेदखल कर दिया गया ना, उनको तो बेदखल, लेकिन जो जोलानी के साथ या इन लोगों के साथ मिलके लड़ रहे थे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। खैर चलो, ये तो अभी आगे जाके नक्शाबाजी होगा इस पे, क्या इनकी वो, और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी तादाद नहीं होगी, चंद सौ या चंद हजार भी मेरा शायद ख्याल ना है हो। तालिबान भी महज अफगान लोगों पर मुश्तमिल गिरोह नहीं था। मतलब उसमें पाकिस्तानी थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी कुछ देखा अरब है। भी कुछ अरब भी होंगे। हाँ होंगे बिल्कुल, वो जो कुछ पिघले चेचन भी लोग। होंगे। कुछ चेचन हम्म। भी होंगे। हाँ कुछ उज़्बेक भी होंगे। याद है? हाँ, उज़्बेक। लेकिन हाँ उस, लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये अगर होंगे भी ना, चंद सौ हजार होंगे, तो इनका कोई इतना मसला नहीं है, बस इनको शहरियत मेहरियत दे के बस शामी बना लेंगे, इसमें क्या मसला है? मतलब अभी तक दिलचस्प कोई बात बयान तो बताऊं, नहीं आया। एक और जी दिलचस्प जी बात जी यह जी। है। दिलचस्प बात यह है रूस की दो क्लाइंट रियासतें हैं, यानी दो रियासतें ऐसी हैं जो रूस के अहदा पर रूस की पैरवी करती हैं। एक का नाम है बेलारूस, यूरोप में। और दूसरी का नाम है चिचनिया। तो एक के सदर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो भी पाकिस्तान भी आए हुए थे ये हमारी पीटीआई के एहतजाज के दौरान 4 दिनों के लिए। हाँ। और और दूसरे चिचनिया है। चिचनिया के वो रमजान कादरियोव जो है, वो भी प्यूटन के छोटे भाई हैं। क्या? उनका एक पहलू ये है कि वो प्यूटन के प्यूटन के छोटे भाई हैं ना, रमजान कादरियोव। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि प्यूटन को कि बशार से आपकी दोस्ती थी, हाँ। तो शाम हमारा था, यानी हमारे अड्डे थे वहां। अब जो पार्टी आई है उसके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। सही। तो हम शाम की नई अपोजिशन जमात के साथ जो है वो अंगेज करना चाहते हैं, और उनको जो मदद चाहिए हम उनको मदद फराहम करना चाहते हैं। मसलन ये है कि प्यूटन से ये कहा गया है कि जुलानी एंड कंपनी से अगर डील करना है
तो वो रमजान कादरी योग कर लेंगे। सही सही सही। अच्छा, ठीक, मुझे तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा सर, इसमें ये बताया ना आप इसराइल के बारे में, तो आपने कुछ चीजें बताया, मैं जरा एक एक चीज का पूछना चाह रहा हूँ। इस पूरे कजिए में जो रशिया था, वो एकदम उसने यू टर्न मारा, बिल्कुल उसने कोई ताउन नहीं किया और बड़े आसानी से इनको आने दिया गया। तो ये क्या हुआ, रशिया क्यों पीछे हटा, या उसने बिल्कुल ही सिर्फ यूक्रेन के मामले में फंसा हुआ था और ये यही वजह है, या कोई और वजूहात भी हो सकती है? आपको मेरी आवाज आई? आपका सवाल तो मैंने समझ लिया है। मैंने हाँ, आपका अब सवाल समझ लिया। मेरी आपकी आवाज से मैंने तो आपका सवाल समझ लिया है शमसुद्दीन, लेकिन शायद हमारे नाजरीन आपका सवाल नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आपका इंटरनेट कमजोर था। तो मैं आपका सवाल दोहरा रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि शामी तनाज़े के दौरान पिछले 2 हफ्तों में रूस कहाँ चला गया और उसने बशार अल असद की हिमायत क्यों नहीं की। हम्म रूस ने बशार अल असद की हिमायत की। रूसी तैयारों ने रूसी तैयारों ने अपोजिशन की जो पेशकदमी थी उस पर बमबारी की, लेकिन के जरिए तो जमीन पर कब्जा बरकरार नहीं रखा जा सकता। जमीन पर कब्जा बरकरार रखना था हिजबुल्लाह ने, जो कि शाम की अफवाज की हिमायत में वहां मौजूद थी। खुद शाम की सरकारी अफवाज ने जो वहां मौजूद थी। हिजबुल्लाह 15 नवंबर को शाम छोड़कर वापस लेबनान चला गया। शाम की अफवाज ने शामी पंद्रह अपोजिशन फौजों एक के सेकंड, खिलाफ एक लड़ाई सेकंड। लड़ी। 15 नवंबर को हिजबुल्लाह चला गया, यानी एक महीना हम्म। पहले? हम्म। क्यों? उस वक्त तो ये मसा वो शुरू नहीं हुआ था कि ये लोग आ रहे, काबिज हो रहे, तो अभी बस चंद दिनों में हुए। पंद्रह भाई नवंबर को। सितंबर के महीने में लेबनान पर इसराइल का जमीनी हमला शुरू हुआ था। ठीक है, समझ गया। तो उस हमले के दिफा के लिए हिजबुल्लाह को अपनी उन बस फौजों सही। को जो शाम ठीक, में मौजूद थी सही तलब सही। करना। ओके, ये समझ में हो गया। तो अब रशिया का आपने और जब फरमाया कि 15 नवंबर को और जब 15 नवंबर को हिजबुल्लाह ने मोर्चे खाली करके खुद लबनान की तरफ रवानगी की, तो उन मोर्चों पर शाम की फौज की बजाय कुर्द अफवाज ने जाकर कब्जा किया। इस चीज ने सही। तुर्किया को खौफजदा किया, और तुर्किया ने इदलिब के अपोजिशन फौजों को जो रोक के रखा हुआ था फिर नहीं रोका और कहा ग्रीन सिग्नल है, आप दमिश्क पे चढ़ाई करें। अच्छा, ये देखो, ये हम मुझे नहीं पता था इसका। सही सही सही। ठीक। तो तो रूस रूस ना सिर्फ फजाई मदद आखिर दम तक फराहम करता रहा बशार अल असद को, बल्कि बशार अल असद की जब मौत यकीनी थी, तो रूस ही है जिसने बशार को वहां से निकाला। सही। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बना हुआ था हमारा, इस्लामी जमहूरिया ईरान, उसने क्यों कोई इस मौके पे मदद करने की पोजीशन में क्या नहीं था, या क्यों नहीं मदद की बशर भाई की? नहीं, इस्लामी जमहूरिया ईरान के पिछले 15 सालों में इस्लामी जमहूरिया ईरान के 2,000 फौजी अफसरान और फौजी शाम में मारे गए। अच्छा, सही है। ठीक। और शाम की बशार की हुकूमत के दिफा के लिए ईरान ने 50 से 70 अरब डॉलर खर्च किए। तो अच्छा, मतलब 50 से 70 अरब डॉलर? 70 अरब डॉलर खर्च किए हैं पिछले 15 सालों में। मुशाबाश। अच्छा। इतने अरब डॉलर जमीन पर कितनी मौतों में तब्दील हुए? 4 लाख। कितने लोगों की बेघरी में मुंतकिल हुए? 1,20,00,000। इसमें अरबों डॉलर कतर ने भी खर्च किए बशार अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए। इसमें अरबों डॉलर सऊदी अरब ने भी खर्च किए बशार अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए। हम्म इसमें अरबों डॉलर यूएई ने भी खर्च किए बशार अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए। इसमें अरबों डॉलर तुर्किया ने भी खर्च किए बशार अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए। तुर्किया, कतर, यूएई, सऊदी,
ये बशार की हुकूमत को गिराना चाहते। और इसके पीछे हर एक की अपने अपने मफादात। किसी के मफादात ये थे कि शाम की आबादी सुन्नी है और वो साहब अलवी हैं, और उनके ईरान के साथ इस तरह के तल्लुकात हैं कि वो ईरान का क्लाइंट, ईरान की क्या बना हुआ। ठीक, किसकी किसी का सही। ये वजह थी, किसी को वैसे ही ईरान पहुंचाना था, इसलिए कि मुश्किल वस्ता में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान चौधराहट का चलता है। इखवानुल मुस्लिमीन अजीज थी। कतर के बारे में ये कहा जाता है कि कतर हमेशा से पॉलिटिकल इस्लाम, इखवान पसंद तंजीमों की हिमायत करता है। तो फॉर देयर ओन रीजंस एंड इंटरेस्ट, मुख्तलिफ मशरिक वस्ता के ममालिक का शाम में इंटरेस्ट था। वही अप फ्रंट वाला शो जिसका मैंने पहले हवाला दिया है, जिसमें मैं बता रहा है कि शाम में, शाम के लोग तो नहीं लड़ रहे। शाम में तुर्की लड़ रहा है, शाम सऊदी लड़ रहा है, शाम में कतर लड़ रहा है, शाम जा रहा है। तो शाम का तनाजा तो एक क्लासिकल मिसाल थी। हाँ बिल्कुल। आपने कहा ये टिपिकल मिसाल किस चीज की है? शाम। इंटरनेशनल प्रॉक्सी वारफेयर, सही सही सही, ठीक, हाँ बिल्कुल, आलमी बहुत। आलमी खाना जंगी की उम्दा तरीन मिसाल। सही। अच्छा, इसमें ये अमेरिका बिल्कुल खामोश था या इसका भी कोई हाथ था इन सब के पीछे कोई? था। कराइन ये बताते हैं, कराइन ये बताते हैं कि बशार अल असद की हुकूमत को गिराना अमेरिका के पुराने मकासद में से एक। सही। अमेरिका इस मकसद के लिए फौजी कार्रवाइयां भी कर चुका है। अमेरिका इस मकसद के लिए शाम की जो फ्री सीरियन आर्मी है उस पर अरबों डॉलर इन्वेस्ट करके उनकी तरबियत के लिए तुर्की में कैंप बनाए हुए हैं। ये सारी चीजें पब्लिकली अवेलेबल हैं। नहीं तो ईरान, अमेरिका का मकसद ईरान की वजह से था उसको मसला कि यहाँ पर, या कोई और मकासद थे उसके? बशार उल असद खित्ते में अमरीकी चुदराहट के मुकाबले में वाहिद अरब मुल्क है यार। अच्छा अच्छा, सही सही सही, बिल्कुल ठीक। खित्ते में सारे खित्ते में सारे ममालिक अमरीका के हिमायती हैं सिवाय शाम के। बशार साहब के। सही। ठीक। हाँ, शाम नहीं, बशार उल असद, यस। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ फिर ये भी एक कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो इसको शिकस्त हुई, ये सारा हुआ फलाना, तो इसकी वजह ये है कि बशार अल हुकूमत, बशार अल असद ने ईरान को धोखा दिया और अरबों के चिकनी चपड़ी बातों में आया। वो जो अरब के इत्तेहाद और अरबों ने आपस में जरा, सऊदी बादशाहों ने और बाकी अरब ममालिक ने उसको बोला कि भाई तुम, हम सब मिल के कोई इत्तेहाद इत्तेहाद या नहीं कोई नहीं ऐसे यार, बनाते। शाम को अरब लीग में वापस ले लिया गया था। सऊदी अरब ने बशार अल असद को दावत दी थी। वो मेरा ख्याल है कि वो सऊदी अरब के दौरे पर भी आए थे पिछले साल। हम्म। हाँ, लेकिन इस सारे ईरान को धोखा दे दिया बशार अल असद ने। और अच्छा ये जज्बाती फिरका वाराना बातें हैं, या अच्छा। अरबी अजमी तनाजे को इस तरह देखा जा रहा है। ईरान मज़ाहमत के महवर में यमन के हौसी, हाँ, ये इससे ईरान मैंने पूछना था, यमन की हौसियों वाला, ये जरा आपकी बात कटी है, दोबारा बताएं। ईरान के मज़ाहमत के महवर में यमन के हौसी, खुद ईरान, हम्म। इराक के अल हश्द शाबी, हिजबुल्लाह लेबनान में, जबकि शाम में बशार अल असद की हुकूमत, और मगरबी किनारे में इस्लामिक जिहाद। ये तमाम तंजीमें ईरान के ईमा पर फलस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रही सही। ठीक। ठीक। पिछले अच्छा। 1 साल से। हम्म। अच्छा, वैसे यहाँ पर ये जो सुकूत हुआ और ये सारे मुजाहिदीन या जो अपोजिशन इत्तेहाद का यहाँ पर गलबा हो गया, तो इसमें सऊदी अरब को भी बहुत खुशी हुई होगी अंदरूनी तौर पर। नहीं, क्यों? हर वो फौजी तहरीक जिसमें पॉलिटिकल इस्लाम का रंग नुमाया है, सऊदी अरब उसके खिलाफ। हाँ, उसको तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अब वो रंग थोड़ा सा मिट गया ना।
अब वो अशाम उल शामीन कह रहे, और वो उस तरह से लेके अच्छा। बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जिस तरह की जाबराना हुकूमत बशार अल असद की थी, और जो पॉलिटिकल आज़ादियां शाम में नहीं थी, वो हम्म। मशरिक वस्ता के कौन से अरब मुल्क में है? हाँ, सब में ऐसे ही है, सब में बादशाह आते हैं। मतलब ठीक है। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। हाँ, और रंग इनकलाब में पकड़। ये पूरी हाँ, और इनकलाब में ये पूरी ताकत होती है कि वो मुतद्दी मर्ज की तरह एक आदमी से दूसरे आदमी को लग जाता लेकिन गुज़श्ता गुफ्तगू में आपने एक अहम बात की थी, और ये मेरा ख्याल से समझ में आती है कि कम से कम इन अरब ममालिक में, ये हो गया कुवैत, दुबई, ये क्या नाम है, सऊदी अरब, इन्होंने कम से कम अपने अवाम को खुशहाल तो रखा हुआ है ना, है। यानी। मैंने ये कहा है कि भाई बहुत हाँ, जरूरी है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी हाँ, अवाम पॉलिटिकल आज़ादी के बगैर भी राजी रहे, तो फिर उनको रोटी कपड़ा मकान सेहत तालीम डांस मांस सब कुछ करने का मौका दें। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ये समझ चुके हुए हैं। वो हाँ, उनके लिए इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो उनको आज़ादियां दे रहे हैं, वो सैन में ला रहे हैं, वो वहाँ सारे बड़े बड़े अमरीकी पॉप गुलकारों को ला रहे हैं। तो वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, जो चीज नहीं कर रहे वो सियासी आजादी है। और हाँ, मतलब बिल्कुल। ये और अब सऊदी अरब, बचगाना बात हाँ। हो। हाँ। जी, जी। क्या और मैं अब बात। क्या कहें कि सऊदी अरब के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी हुकूमत ने उनके लिए इतना कुछ कर दिया है। जाहिर है खुश हैं उतने के लिए जितना किया है, और जितने पर खुश नहीं है उसका इजहार भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, ये। और कई उसके तनकीद करने वाले, कई यानी मजहबी जो उलमा, जो पॉलिटिकल इस्लाम इस सोच के रखने वाले जिहादी, उन सबको मोहम्मद बिन सलमान ने खुदे लाइन लगाए, सबको जेलों में बंद किए। जिहादी भी और जिहादी भी जेल में है, जमीर के कैदी सहाफी भी जेल में है, जी। फिरका परस्त शिया भी जेल में है। और वो जो मकतूल सहाफी था जमाल खुशोगी, जो उसकी हिमायत में बोलते हैं, वो भी जेल में है। जो मोहम्मद बिन बिल्कुल, सलमान की वली अहदी के खिलाफ हैं, वो चाहे खुद सऊदी खानदान के शहजादे ही क्यों नहीं है, वो उनको भी भी जेल जेल में। में। ऐसे ही हाँ है, तो ऐसे ही। फिर सही। अच्छा अशरफ साहब, मैं इसमें आखिरी, ये बात हमारी बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, एक दो, बल्कि दो सवाल करूंगा। एक तो ये जो अब यमन में जो हौसी है, और उनका कोई इस पूरे कजिए में आगे क्या कोई अमल दखल रहेगा, कोई मुअस्सिर उनकी ताकत होगी, वो कोई परेशानियां क्रिएट कर सकता है, या उनका उनको भी नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उनकी कमर भी तोड़ी जाएगी? एक तो ये बताएं मुझे। हौसी इसराइल से 1200 मील या 1600 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ठीक है। हौसी लबनान में नहीं है जहां सरहद सामने है। हौसी गजा हम्म, नहीं है, मगरबी किनारा नहीं है, हौसी शाम नहीं है। ये तमाम जगह वो है जहां इसराइल की मारा मारी बाआसानी हो सकती है। हौसियों तक पहुंचने के लिए इसराइल के पास एक ही जरिया है, फजाई कुवत का मुजाहिरा कर। हौसी पिछले 11 सालों से या 12 सालों से गल्फ इत्तेहाद जीसीसी कंट्रीज, सऊदी, यूएई, बहरेन वगैरह वगैरह का मुकाबला कर रहे हैं। और ये तमाम ममालिक फजाई कार्रवाइयां करते हैं। और इस दौरान हजारों, पता नहीं शायद 80,000 के लगभग अमवात हैं यमनियों की, पिछले 14-15 सालों में। खुद साथी अरब मुस्लिम बरादरान की तरफ से। हाँ। और यमन की नाकाबंदी किए रखी है, और उसके नतीजे में हजारों बच्चे भूख से मरे हैं और बीमारियों से मरे हैं। और वो यमन का तनाजा चूंकि आलमी सतह पर खबरों में नहीं आता, जैसे सूडान का तनाजा नहीं आ रहा, लाखों लोग हजारों लोग सूडान में मारे जा रहे हैं, और हर रोज मारे जा रहे हैं, और मरने वाले भी सूडानी हैं और मारने वाले भी सूडानी हैं, और दोनों कलमा गो हैं। और आई डोंट नो क्या वहां चल रहा है। अल्लाह पाक माफ करे। खुदा ऐसे किसी साने और तनाजे से मुस्लिम मुआशरों को क्या, तमाम इंसानी मुआशरों को महफूज हाँ, रखे। इंसानी माशरत, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, तो यमन में। तो जी। यमन के हौसियों ने इन 6 जीसीसी कंट्रीज की 15 साला बमबारी को
बर्दाश्त किया। एक, इन छह मुल्कों के लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट कहां से आती है? अमेरिका और यूरोप से। इन छह मुल्कों को हथियार कहां से मिलते हैं? अमेरिका और यूरोप से। जैसे इसराइल फलस्तीन के इलाकों पर हथियार टेस्ट करता है, इसी तरह अरब मुल्कों ने यमनियों पर हथियार टेस्ट किया। और यूके की हुकूमत ने बहुत शोर मचाया है, अवाम ने, अपोजिशन ने, कि यमन में सऊदी अरब की हुकूमत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। ऐसे जब कभी सऊदी खानदान को खुदा हाफिज कहना पड़ा ना, तो आखेंगे जैसे कब्रें और जैसे तहखाने और जेलें बशार के शाम से निकली हैं, ऐसे ही तहखाने, ऐसे ही जेलें और ऐसे ही गुमनाम कमरे सऊदी अरब से निकलेंगे। और यमन हम्म। में जो कुछ हुआ है, ये सारा कुछ रिपोर्ट तो मौजूद है, तहकीकात तो मौजूद हैं। जब कभी इंसानी हकूक के नुमाइंदे इतने ताकतवर होंगे कि वो इन शाही रियासतों के गिरबानों को पकड़े, तो यमनियों का खून आले सऊद के ऊपर से धब्बा मिटाया नहीं जा सकता। फिर पिछले एक साल से यमनी हौसी बुहैरा कुल्जम में और बुहैरा अहमर में और हम्म। बहरे हिंद में, इंडियन ओशन में, मेडिटेरेनियन सी में और रेड सी में इंटरनेशनल ट्रेड को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसराइल के लिए आने वाले कार्गो शिप्स को हिट करते हैं। और उन तमाम ममालिक के कार्गो शिप्स को हिट करते हैं जो इसराइल के फौजी हामी हैं। जवाब में इसराइल भी बमबारी कर चुका है 2 दफा। अमेरिका और बरतानिया तो कई दफा बमबारी कर चुके हैं। हौसियों के ना दिल टूटे हैं, ना हौसले खत्म हुए। अच्छा सर, जब यहाँ पर ये हसन नसरुल्लाह मारे गए थे सितंबर हम्म। 2024, जब हसन नसरुल्लाह मारे गए थे, तो तब हौसियों के जो सरबराह हैं हुसैन अल हौसी, उन्होंने खिताब किया और लबनान के लोगों से और मज़ाहमत के महवर से ताज़ियत की, और खुद को ऐसे पेश किया जैसे हसन नसरुल्लाह के बाद मज़ाहमत के महवर का बड़ा रहनुमा हौसी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शाम में जो कुछ हुआ है इसके बाद, और हिजबुल्लाह की जंग बंदी के बाद, और हमास के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बाद, मज़ाहमत के महवर में हौसियों की हैसियत और मकाम और मर्तबा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए सही। कि वो ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकली इसराइल की पहुंच से दूर है, उन्हें जड़ से खत्म करना इसराइल के लिए मुमकिन नहीं। ठीक है, इसके अंदर जो यमन की जो हुकूमत है वो कहाँ खड़ी है? यमन पर, यानी यमन के दारुल हुकूमत सना पे जो काबिज हुकूमत है वो तो हौसी। यमन की दूसरी हुकूमत जलावतन है, जिसके सरबरा अबू मंसूर हादी हैं, जो फौत हो गए मेरे ख्याल से। यमन की जो जिलावतन हुकूमत है वो सऊदी अरब में मौजूद है, और उसके सदर हुआ करते थे अब्दुल मंसूर हादी गालिबन। अगर वो फौत नहीं हो गए तो वो अभी भी सदर होंगे। और वो हुकूमत इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्टेड है। वो लोग जो सऊदी अरब के हामी और हिमायती हैं, वो अबू मंसूर हादी की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, वो हौसियों को नहीं मानते। नहीं तो हौसियों अभी को आज ईरान। भी आलमी इदारे और हम्म। ईरान तो उनको अंसारुल्लाह, वो यमन की कौमी हुकूमत है। नहीं, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस वक्त यमन पे हौसियों की हुकूमत है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हौसियों की हुकूमत है, सना पे उनकी हुकूमत। अच्छा, ठीक है। तो अब जो और ये लोग आए इसी तरह उनको भगा के ये लोग आके बैठे, ऐसा ही है? हाँ हाँ, ऐसी इसी इसी तरह इन लोगों ने सना पे कब्जा किया, जिस तरह है तहरीर शाम ने दमिश्क पे कब्जा किया। सही। तो अब जो यमन की जो हुकूमत है, हौसी हौसियों की हुकूमत है, ठीक है, इसका मतलब उनको ये है कि वहां उनको पर जो। उनको उनका अपना नाम अंसारुल्लाह है। ठीक है, तो अब ये कहना मैं आपसे समझने चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब यमन से जो कुछ मुजाहिमत हो रही है वो उनकी रियासत यमन की तरफ से हो रही है, हम ये यमन में जो कहेंगे? कुछ यमन में जो मज़ाहमत हो रही है, वो यमन पर काबिज गिरोह की तरफ से हो रही है, जिसका नहीं नाम नहीं, अंसारुल्लाह। नहीं तो हुकूमत उनकी है ना, यानी समझ लो तो इब्तिदा बरसर। हुकूमत वो होती है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज करे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी यमन की जिलावतन हुकूमत को मानती है। नहीं नहीं, वहां पर फौजी इदारे, सरकारी इदारे, मिसाइल, बम, जो कुछ उनके पास है वो उन्हीं के पास है, हौसियों के पास या सारा अंसारुल्लाह उनके के। पास नहीं है। अदन का शहर जो बंदरगाह है, वो
उस हुकूमत के पास है जो जिलावतन है। यमन भी तो सही यमन यमन भी तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे शाम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सही सही सही। तो एक पे अंसारुल्लाह लोग बैठे हुए, दूसरे पे सऊदी जिलावतन, वही नवाज चीज। तीसरे पर अरब अमारात की हिमायत याफ्ता। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वहां लीबिया पर में भी भी। यही है। लीबिया में भी यही है। एक पार्टी यूएई की हिमायत याफ्ता है, एक पार्टी तुर्की की हिमायत याफ्ता है। सूडान में भी यही है। सूडान में भी तनाजा मुस्लिम ममालिक की तरफ से है। या दाखिली मोहतरम। तनाजा, मकामी तनाजा अब इंटरनेशनल प्रॉक्सी वारफेयर में तब्दील हो चुका है। लीबिया में दाखिली तनाजा इंटरनेशनल वारफेयर और प्रॉक्सी वॉर में तब्दील हो चुका है। शाम, लीबिया, यमन, सूडान, सारे मुस्लिम ममालिक खुद मुसलमानों की मारामारी की वजह से बस यार तबाह मोहतरम, हो रहे हैं। मोहतरम, मोहतरम अजीज अजजान दोस्त और अस्करी, मैं तो मैं आपसे ये मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त करूंगा कि हम, यानी मैंने इस तरह पूरियों पे चीजें आपकी मौजूद है, और जो आपका मुतालिया और जो गहराई से आपने ये चीजें, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम मुस्तकबिल में कुछ अरसे बाद इन सब पे भी हम आपके साथ कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। यमन का, ये सूडान का आप बता रहे हैं, ये पूरे यानी अभी तक हमने फलस्तीन, इसराइल और फिर अभी शाम पे हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ इस पूरे दूसरों पर भी बात करते हैं, और इससे बहुत अच्छा एक मेरे हमारे सुनने वालों को बहुत मालूमात से वो बहरियाब होंगे। हमें हमें हम हमें एक करनी चाहिए, यमन, सूडान, लीबिया। हाँ, इस पे हम मुस्तकिल बात करेंगे। लेकिन अभी आप मुख्तसर मुझे ये बताएं ना कि जो हौसी है, ये भी फिरका वाराना बुनियाद पे है, या इसमें भी सारे यमन के मुख्तलिफ गिरोह, मजाहिब, मसालिक के लोग शामिल हैं? यमन के अक्सर लोगों को इनकी सपोर्ट है। ठीक, उसकी मतलब वजह उसमें यह है, मैं आपको बहुत दफा कह चुका हूं मैं आपको बहुत दफा कह चुका हूं कि मशरिक वस्ता की अरब रियासतों में अमूमी नोयत आमराना है हुकूमतों का। सही है। तो हर वो गिरोह जो हुकूमत को चैलेंज करता है, वो अवाम का पसंदीदा होता है। तो अली सही। अब्दुल्ला सालेह यमन के डिक्टेटर थे। अरब स्प्रिंग के नतीजे में यमन के लोगों ने उन्हें फारिग किया। अबू मंसूर हादी की हुकूमत आई, जो अपनी फितरत में उसी तरह गैर जमहूरी और आमराना थी जैसे अली अब्दुल्ला सालेह की हुकूमत। उस हुकूमत को चैलेंज किया हौसियों ने, पब्लिक ने उनको वेलकम किया, वो सना तक काबिज हो गए। अब लोग उनसे खुश थे या नहीं थे, सारा मसला यह है कि सऊदी अरब ने यमन को 12-15 साल तक बहरी नाकाबंदी किए रखी है, और दवाइयां और खुराक तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी। यूनाइटेड नेशंस ने इस मसले पर सऊदी अरब को सख्त लान तान किया है। लेकिन जाहिर है, यूनाइटेड नेशन अमेरिका की बांदी है। यूरोपीय ममालिक अमेरिका की साथ चलते हैं, तो यूरोप और अमेरिका ने खूब हथियार दिए हैं सऊदी अरब को। और अगर आपको याद हो, तो ट्रंप के जमाने में मोहम्मद बिन सलमान की एक तस्वीर है, ट्रंप उनके साथ बैठे हैं और उन्होंने हाथ में एक बहुत बड़ा वो फ्रेम पकड़ा हुआ है जिस पर बड़े बड़े हथियार बने हुए हैं। और वो हम्म। खुशी से कह रहा है कि ये मोहम्मद बिन सलमान, जिसके आप लोग मुखालिफ हैं, आप दरअसल जाहिल हैं, ये हमारे हथियार खरीदने के लिए यहाँ आता है और ये हमारे हथियारों का बड़ा गाहक है। और मैं ट्रंप की हुकूमत इसके बिल्कुल साथ है, ये हमारे हथियार खरीदे ताकि अमेरिका की मईशत में इजाफा हो। वो हथियार खरीद कर कहाँ इस्तेमाल करता है? बस बात है। तो यमन के लोगों के लिए मौत का समान उनके हमसाए में बैठे हुए बरादरान यूसुफ हैं। और अच्छा। जी जी, बहुत और अच्छा, ये आखिरी तो। बात, और आखिरी बात ये कि जो कोई भी तहरीक फलस्तीन की हिमायत के लिए उठ खड़ी होगी, अरब अकवाम उसको सपोर्ट करें। ठीक। अच्छा शहजाद साहब, बहुत अच्छा एक और आइडिया। बात एक और बात एक और बात, शाम की बशार की हुकूमत का मज़ाहमत के महवर में कितना अहम किरदार था, दो चीजें उसके क्रेडिट पर है। एक ये कि इसराइल ने 1982 में बैरूत पे कब्जा किया था। सन 2000 में इसराइल ने जनूबी लेबनान खाली किया। इसराइली फौजें मार खा कर निकली, और वो मारा मारी उनको हिजबुल्लाह के हाथों पड़ी, और हिजबुल्लाह को हथियार शाम के जरिए ईरान ने फराहम की। एक कामयाबी इसराइल की फौजी शिकस्त,
शाम की हुकूमत की मरहूने मिन्नत थी 2000 में, सन 2000, 24 साल पहले। दूसरी इसराइल की फौजी शिकस्त साल 2006 की हिजबुल्ला इसराइल जंग, जिसको 34 रोजा जंग भी कहा जाता है, 34 डेज वॉर। 34 डेज वॉर इसराइल ने हारी, और इस पर इसराइल में इंक्वायरियां बैठी, इसराइल में हुकूमत खत्म हुई एहूद अल मरूट की। ठीक है। और 2006 में हिजबुल्ला ने अगर इसराइल को मारपीट किया था और जंग जीती थी, तो उस जंग के जीतने के लिए भी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि बशार अल असद का शाम हिजबुल्ला के पीछे खड़ा। और सही। अब हिजबुल्ला ये कह रही है कि हमारी गर्दन कट गई। कब? जब बशार यहां से रुखसत हुई। अच्छा, बस ये आखिरी में जो आप बताएं, इस पूरे मामले में इमाम खामनाई का कोई बयान, कोई तबसरा, कोई पॉलिसी बयान हाँ, कुछ उन्होंने अभी जुमे का खुतबा दिया है ना। क्या फरमाया है? उन्होंने फरमाया है कि अगर किसी को लगता है कि मज़ाहमत का महवर कमज़ोर हो गया, और किसी को ये लगता है कि ईरान कमज़ोर हो गया है, और किसी को ये लगता है कि हम फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे हटेंगे, तो वो पागल है, जाहिल है, बेवकूफ़। सही। और बशार और इस पूरे पे कोई तबसरा नहीं किया? भाई, इस वक्त ईरान को कोई तबसरा नहीं करना चाहिए, और ईरान को आंखें बंद करके बस एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए, एटम बम कैसे बनाया जाए। आप यकीन जानिए, सारी ईरानी रियासत इस वक्त एटम बम बना रही है। ईरान के लिए मज़ाहमत का महवर उनकी हिफाजत का जामिन था, मज़ाहमत का महवर टूट गया। अब किसी भी मुल्क के लिए हिफाजत का जामिन एटमी हथियार होता है। ईरान एटमी हथियार हासिल करने के बहुत करीब है। चंद महीने, चंद हफ्ते या एक साल, मुख्तलिफ अंदाजे हैं ना। मैं तो नहीं कह सकता कि फलानी पार्टी ये कह रही है कि वो 4 हफ्तों में बना लेगा तो वो सच कह रही है, या फलां पार्टी ये कह रही है कि 6 महीने लगेंगे तो वो सच कह रही है, या फलां पार्टी कह रही है कि हथियार तो बना लेगा, मिसाइल पर टिप इन्वॉल्व करके डिलीवर करने में 1 साल का टाइम है। तो चाहे 4 हफ्ते हैं, चाहे 6 महीने हैं, चाहे 1 साल है, इससे ज्यादा का टाइम कोई नहीं बताता। तो अगला 1 साल ईरान को चाहिए कि किसी तरीके से अपने आप को बचाए और एटमी हथियार बनाए। इसराइल क्या करेगा? इसराइल अगले 1 साल में ट्रंप के जरिए ईरान को अमेरिका के खिलाफ जंग में धकेलेगा, पूरी कोशिश करके। खुदा ना करे नेतन्याहू इस ख्वाब में कामयाब हो। अब तक नेतन्याहू अपने तमाम अजाइम में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक, दूसरी बात, अगर कामिला हैरिस ये इलेक्शन जीत जाती, तो शायद हम ये कह सकते थे कि ईरान और अमेरिका की जंग ना होती, या अमेरिका नेतन्याहू के पीछे लग के ईरान पर हमला ना करता। ट्रंप के जीतने के बाद, जहां बहुत से लोगों को ये लगता है कि ट्रंप एक कारोबारी आदमी है, वो जंग शुरू नहीं करेगा, फलां ढिमकांड ये सब कुछ, ट्रंप है जिसने कासिम सुलेमानी को बगैर एलानिया कत्ल किया। ट्रंप है जिसने मशरिक के वुस्ता में सबसे बड़े तनाजे में इतनी बड़ी आग लगाई कि अमेरिका की एम्बेसी को तिल अबीब से बैतुल मुकद्दस मुंतकिल करते हुए ये कहा, सारे का सारा बैतुल मुकद्दस इसराइल का है। ये ट्रंप है जिसने ये कहा था कि गोलान की पहाड़ियां मुतनाज़ा इलाका नहीं है, गोलान की पहाड़ियां तो इसराइल की हैं। और ये ट्रंप ही होगा जो इस खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग छेड़े। लेकिन क्या ये सब लोग मिल के ईरान को इतने आसानी से ये करने देंगे? इन सब लोगों ने 1979 से ईरान की इस्लामी इनकलाबी हुकूमत को गिराने की कोशिश की है। सबसे बड़ी कोशिश हुई थी 2008 में, ओबामा के जमाने में। मीर हुसैन मुसवी, ग्रीन रेवोल्यूशन ईरान में लाया जा रहा था, जब ओबामा ईरानी अवाम से बरह रास्त खिताब किया करते थे। एक अंदाजे के मुताबिक चंद 100 अरब डॉलर अमेरिका ने 2008 में ईरानी हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल किए थे, अहमदी नयाद के बाद। सही। नहीं गिरा। किसी को शौक है तो पीबीएस एक चैनल है, फ्रंट लाइन पीबीएस, अमेरिका का एजुकेशनल चैनल है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द बिटर राइट, सऊदी अरब वर्सेस ईरान। 6 मुल्कों में फिर कर उस आदमी ने
जवाद जरीफ को और सऊदी वजीर खारजा को और बड़े बड़े अकाबरीन, सऊदी अरब, इसराइल, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहां जहां सऊदी अरब और ईरान का जो फिरका वाराना या मशरिक वस्ता का तनाज़ा है, उसकी जो जो भी उसके मैदान जंग है, वहां जाकर उन साहब ने सारी वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। हमारे दिलों को ईरान और इसराइल का तनाज़ा समझना हो तो चाहिए। आप ये फरमा रहे थे कि जिन्होंने इसराइल और ईरान का तनाज़ा समझना, वो क्या देखे डॉक्यूमेंट्री को, क्या नाम बताया? जिन्होंने सऊदी अरब और ईरान का तनाज़ा समझना है, वो द हम्म। बिटर राइवल्स के नाम से फ्रंट लाइन पीबीएस की डॉक्यूमेंट्री देखें। बिटर राइवल्स, पार्ट ए ठीक है। पार्ट टू, दो हिस्सों में। ठीक। सही। एक 3 घंटे की। और इसी चैनल पर आपको इराक जंग के मुतल्लिक अमेरिका के झूठों से पर्दाफाश करने वाली कई डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी। इसी चैनल पर आपको ट्रंप की बेवकूफाना सियासत को बयान करते हुए कई डॉक्यूमेंट्रियां मिलेंगी। बहुत उम्दा, बहुत मुतवाजी और बहुत मुतवाजन। और ये और भी ये सब, याद ये रखिए कि इसराइल के खिलाफ सबसे बड़ी आवाजें अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से उठती हैं। और ट्रंप ने आने के बाद ये भी कहा है कि हम यूनिवर्सिटियों में सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट्स को और अलूम इंसानियात के डिपार्टमेंट्स की जो है ना वो इमदाद, उसको बंद करेंगे, क्योंकि ये सारे अच्छा। दहशतगर्दों के और अमेरिकी रियासत के मुखालिफ हैं। अमेरिका के अच्छा। बड़े प्रोफेसर इसराइल के मुखालिफ हैं। और ऐसा ही। हम जो इसराइल से मुखालफत करते हैं और उसके लिए असूली मौकफ अपनाते हैं, हमें उसके लिए इमदाद, इल्मी इमदाद अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से मिलती है। बहुत अच्छा आपने हमें इस पूरे 10-11 दिन में जो कुछ हुआ और कुछ चीज़ों का ताल्लुक उससे पहले भी था, वो सब आपने बताया। और आपने हमें पूरा मशरिक़ वस्ता का जो है ना चक्कर लगाया, और उसके साथ फिर आप अमेरिका भी ले गए, यूक्रेन भी ले गए, रशिया भी। तो ये बहुत आपकी नवाजिश और मेहरबानी सर। आप अपना इल्म जो है ना बहुत सखावत से लुटाते हैं भाई। हम इसके लिए आपके बस शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है आपके लिए। ठीक है। तो यही आपका आप, बहुत शुक्रिया। हाँ आपकी ये आपका बहुत बहुत ज़रा, शुक्रिया, आपके नाजरीन का बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत थैंक यू, आपकी ज़रा नवाजी है। तो मैं फिर अगर कोई और इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उस पर मैं आपको जहमत दूंगा, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि 1-1.5 हफ्ते बाद जब आपके पास फुर्सत के लम्हात मुयसर हो तो हम जो मैंने आपको बोला है उस पे हम करेंगे। ये जरा पूरा समझना बहुत मेरा अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो आमतौर पर जो चैनल्स है या जो कौमी मीडिया जिसको आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, उसमें ये चीजें इस तरह से नहीं आती ना। यहाँ तो इधर के ही मसाइल नहीं मुकते, समझे ना, हर रोज इधर के आप जो भी जिस टाइम भी आप वो लगाएं तो यही। तो फिर आप जैसे किसी आलिम का, दानश्वर का, स्कॉलर का होना ये हम सब के लिए गनीमत है। तो बहुत शुक्रिया शहजाद अस्करी साहब। अल्लाह ताला आपको थैंक भला यू। करे। खुदा हाफिज़। थैंक फी यू, अमान बहुत अल्लाह। शुक्रिया।